हेलो एवरीवन। मेरा पहला टॉपिक है क्लोनिंग। जो क्लोन होते हैं, क्लोन एक जैविक रचना होता है और क्लोन को एक अलैंगिक विधि के द्वारा इसको एक जनक से प्राप्त किया जाता है। मतलब एक पुरुष या फिर एक मानव, उसी को हम जनक कहेंगे। तो इसकी प्राप्ति जो है एक जनक से और अलैंगिक विधि से प्राप्त की जाती है। मतलब इनडायरेक्ट तरीके से जो है इसको प्राप्त किया जाता है। एंड और जो उससे जो क्लोन की प्राप्ति होती है हमें उस जनक से, और उसमें जो भौतिक और उसके जैविक जो लक्षण होते हैं वो जनक के ही समान होते हैं। तो क्लोनिंग की प्रक्रिया में उसके जैविक और भौतिक लक्षण जनक के समान होते हैं, क्लोन के। तो जो क्लोनिंग की प्रक्रिया है, हम क्लोनिंग की प्रक्रिया के द्वारा कोई जीव, ऊतक, कोशिका, अंग, इन सभी का निर्माण कर सकते हैं, या फिर पूरी तरह से एक जीव की आनुवंशिक प्रतिलिपि भी प्राप्त की जा सकती है क्लोनिंग से। तो इसीलिए क्लोनिंग की प्रक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जो क्लोनिंग होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है थैलेप्यूटिक क्लोनिंग, दूसरा जो होता है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। थैलेप्यूटिक क्लोनिंग में आ जाता है जीन क्लोनिंग में हमने पढ़ा था जीआई तकनीक के द्वारा इंसुलिन का निर्माण। एंड इसमें आ जाता है टिश्यू, ऑर्गन या फिर सेल क्लोनिंग। तो इसमें हमने स्टेम सेल थेरेपी पढ़ा था। तो हमने ओवरऑल थैलेप्यूटिक क्लोनिंग के बारे में हम जानते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग को हम प्रजनन क्लोनिंग भी कहते हैं, प्रजनन क्लोनिंग। तो जो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग है, इसमें जो एक जीव से जो है इसमें जो है एक अलैंगिक विधि के द्वारा किसी जीव से जो है आनुवंशिक प्रतिलिपि प्राप्त की जाती है। एक जीव की आनुवंशिक प्रतिलिपि प्राप्त की जाती है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में। एंड उसके जो जैविक और भौतिक लक्षण होते हैं वो जनक के ही समान होते हैं। इसी प्रकार जो 1996 में स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक थे, लन विलमुट, इन्होंने विश्व का प्रथम जंतु क्लोन का विकास किया। विश्व का प्रथम जंतु क्लोन डॉली शिप का विकास किया। एंड इसका विकास उन्होंने SCNT नामक तकनीक से किया। इसका फुल फॉर्म है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, एंड इसका हिंदी नाम है कायिक कोशिका नाभिक स्थानांतरण तकनीक। तो ये जो तकनीक है, इसके द्वारा हम किसी वयस्क जीव के जो है क्लोन का भी निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी कारगर तकनीक है SCNT। एंड जो क्लोनिंग की प्रक्रिया होती है, इसमें एक जो मदरशिप, इन्होंने डॉली शिप का विकास कैसे किया? तो किसी एक मदरशिप होती है, मदरशिप के नाभिक को निकाल लिया जाता है। फिर एक डोनर शिप होती है जो कि अंडे का दान करती है। तो वो उससे जो उसके अंडाणु से जो है उसके अंडाणु में जो है उस मदरशिप के नाभिक में जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एंड उसको ट्रांसफ़र करने के बाद देन इस प्रकार जो एक सैरोगेट शिप का जो है विकास होता है। तो जो मदरशिप होती है उससे जो है उसके नाभि को लिया जाता है, और जो एक डोनरशिप होती है उसके अंडाणु को लिया जाता है। तो इस प्रकार जो है उसके अंडाणु को जो है उस मदरशिप में जो स्थानांतरित कर दिया जाता है कायिक कोशिका नाभिक हस्तांतरण तकनीक से। फिर उसके बाद जो सामान्य रूप से जो भ्रूण का विकास होता है, और एक जो है क्लोन जीव का विकास होता है जिसका नाम डॉली शिप रखा गया। तो इसी प्रकार जो है इस तकनीक के द्वारा जो है डॉली शिप का विकास किया उन्होंने, लन विलमुट ने। भारत में क्लोनिंग की प्रक्रिया की क्या स्थिति है? तो भारत में जो क्लोनिंग की प्रक्रिया है, इसकी जो शुरुआत है 2007 में NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है की गई। एंड जो है 2009 में NDRI के द्वारा विश्व का प्रथम भैंस क्लोन जो है गरिमा का विकास किया गया। इसी प्रकार फिर 2012 में NDRI और शेर कश्मीर विश्वविद्यालय ने मिलकर इन्होंने संयुक्त रूप से जो है विश्व का प्रथम जो है पशमाना बकरी क्लोन का विकास किया, जिसका नाम नूरी इन्होंने रखा। तो जो पशमाना किस्म की बकरी होती है, ये जो जम्मू और कश्मीर में ही पाई जाती है। तो ये जो है बहुत व्यावसायिक महत्व की बकरी होती है, क्योंकि जो इसके ऊन और जो होते हैं वो बहुत उपयोगी होते हैं। तो पशमाना किस्म की जो बकरी है, इसकी संख्या को और बढ़ाने के लिए, इसे और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए जो है इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए जो है क्लोनिंग के जरिए जो है पशमाना बकरी के क्लोन का विकास किया गया।
इसी प्रकार 2014 में छत्तीसगढ़ के जो है छत्तीसगढ़ के एक जंगल में संकटग्रस्त जंगली भैंसा होता है, जिसका जो प्रजाति है वो विलुप्त होने के कगार पर था। तो उस जंगल में जो है मात्र वो एक भैंस ही जीवित था उन प्रजातियों में से। तो इसलिए जो है उस भैंसे के जो है मादा क्लोन का विकास किया गया, ताकि जो है मादा का विकास किया जाए और दोनों प्रजनन की क्रिया करें और उसके बाद बच्चे को जन्म दे, ताकि उनकी संख्या में वृद्धि की जा सके और उनकी प्रजाति को बचाया जा सके। तो ये जो है उस भैंसे की प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए जो है क्लोनिंग प्रक्रिया के जरिए जो है एक प्रयास किया गया, अंतिम प्रयास किया गया। तो इस प्रकार जो क्लोनिंग की प्रक्रिया के जरिए जो है संकटग्रस्त जीवों के बचाने में भी उपयोगी हो जाता है। इसी प्रकार 2015 में NDRI के द्वारा जो स्वरूपा नाम के जो भैंस क्लोन का विकास किया गया, जिसके जो दूध देने की क्षमता लगभग 25 लीटर की है। एंड जो है NDRI के द्वारा जो है कुछ नर पशुओं के जो है क्लोन का भी विकास करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, ताकि जो है नर पशुओं के क्लोन का विकास इसलिए किया गया ताकि उच्च आनुवंशिकता से युक्त जो है उच्च आनुवंशिकता से युक्त उच्च लक्षण वाले जो है शुक्राणुओं को प्राप्त किया जा सके, जिसका वे प्रयोग जो है कृत्रिम गर्भाधान कार्य में कर सकें, जिससे जो है जंतुओं के जो दूध की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। तो क्योंकि जो है अगर उच्च गुणवत्ता से युक्त शुक्राणु मौजूद होगा, उच्च आनुवंशिकता से युक्त अगर शुक्राणु प्राप्त किया जाएगा नर पशुओं के क्लोन से, तो उसका प्रयोग जो है वो किसी मादा जंतु में जो है वो स्थानांतरित कर देंगे, मतलब कृत्रिम गर्भाधान कराएंगे। कृत्रिम गर्भाधान कार्य में जो है ये शुक्राणु काफ़ी उपयोगी हो जाएगा और इससे जो पशुओं के जो दूध देने की क्षमता में भी वृद्धि हो सकती है। तो कुछ नर पशुओं के क्लोन का विकास किया गया, जैसे कि श्रेष्ठ, रजत, स्वर्ण। तो ये जो है कुछ नर पशु हैं। एंड जो है इसी प्रकार अभी हाल ही में जो है NDRI ने मुर्रा नस्ल के जो है नर क्लोन का विकास किया है, जिसका नाम तेजस रखा गया है। तो अभी भी क्लोनिंग की प्रक्रिया के जरिए जो है क्लोनिंग की प्रक्रिया का जो उपयोग किया जा रहा है, उसके जरिए जंतुओं के क्लोन का विकास किया जा रहा है। तो भारत में क्लोनिंग की प्रक्रिया को शुरू करने का लक्ष्य क्या था? तो पहला तो लक्ष्य ये था कि भारत में जो है पशुधन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके और दूध की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। तो वैसे भारत जो है विश्व में दूध की उत्पादकता के मामले में जो है विश्व का प्रथम देश है। एंड पशुधन की संख्या के मामले में भी भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पर आता है। लेकिन भारत में मात्र 10% पशु ऐसे हैं जो कि उच्च गुणवत्ता से युक्त हैं, मतलब मात्र 10% पशु ऐसे हैं जिनके पास जो कि अधिक दूध देने वाले हैं, अधिक स्वस्थ हैं। तो इस प्रकार जो है 10% पशु ऐसे हैं जो कि ऐसे कैटेगरी में आते हैं। तो इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए नेशनल डेयरी रिसर्च बोर्ड ने ये कहा कि भारत को प्रतिवर्ष अपने दूध की उत्पादकता को 1 करोड़ टन जो है अपने दूध की उत्पादकता को बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि उसके जो है दूध की कमी को जो है रोका जा सके, दूध की बढ़ती मांग को जो है कम किया जा सके। क्योंकि जो भारत दूध की उत्पादकता के मामले में जो प्रथम देश आता है, लेकिन भारत में जितना दूध उत्पादित होता है उससे कहीं अधिक जो है दूध की मांग भी है भारत में। तो इसलिए जो है भारत में जो दूध की कमी भी देखने को मिलती है। दूध उत्पादन तो अधिक है, लेकिन दूध की मांग भी अधिक होती है। तो इसलिए इस बढ़ती मांग को देखते हुए NDRI ने कहा कि भारत को अपने प्रतिवर्ष अपने दूध की उत्पादकता को 1 करोड़ टन तक बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसके लिए उसने कहा कि इसके लिए जो है वह क्लोनिंग जैसे तकनीक को जो अपना सकता है। क्लोनिंग तकनीक इस दिशा में इस लक्ष्य को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण तकनीक साबित हो सकती है, क्योंकि जो है इस पर आधारित कई प्रकार के ऐसे विधियाँ हैं जिसके जरिए जो है हम जंतुओं के जो है दूध की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। एंड जो है क्लोनिंग प्रक्रिया को शुरू करने का नेक्स्ट लक्ष्य ये था कि जो व्यावसायिक महत्व के जो वस्तुएं हैं उनके उत्पादन को बढ़ाया जा सके। व्यावसायिक महत्व की वस्तुएं जैसे कि मैंने पशमाना बकरी के क्लोन का विकास के बारे में बताया था। तो पशमाना बकरी के क्लोन का विकास इसलिए किया क्योंकि उस बकरी की जो पशमाना किस्म की ऊन होती है वो बहुत ही व्यावसायिक महत्व की होती है, क्योंकि जो उसे जो है
ऐसे ठंडियों में उपयोग होने वाले जो है वस्त्र बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, तो इसीलिए जो धागे बनाए जाते हैं, तो इसीलिए जो उस बकरी के जो है क्लोन का विकास किया गया। एंड जो है इसको शुरू करने का लक्ष्य ये भी था कि जो हमारे देश में विलुप्त हो रही जो प्रजातियां हैं उनको बचाने के लिए एक अंतिम प्रयास किया जाए। तो इसी प्रकार 2014 में छत्तीसगढ़ के संकटग्रस्त जंगली भैंसों को जो है प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए जो एक अंतिम प्रयास किया गया। एंड भारत में NDRI के द्वारा क्लोनिंग के लिए SCNT का संशोधित रूप हैंड गाइडेड क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग किया जाता है। और यह जो है काफ़ी जो है इसकी सफलता दर जो है बहुत अधिक है, क्योंकि जो है ये भी SCNT का ही संशोधित रूप है। तो इसीलिए यह SCNT के जैसे ही काफ़ी महत्वपूर्ण तकनीक होती है। एंड क्लोनिंग से संबंधित कुछ मुद्दे भी सामने आते रहते हैं, जैसे कि क्लोनिंग का जो सफलता दर है लगभग 10% ही क्लोनिंग की सफलता दर है। एंड जो है क्लोन की जो एंड वैज्ञानिकों में ये विवाद रहता है, ये मुद्दे रहते हैं कि क्लोनिंग के जरिए जो जीवों का विकास किया जा रहा है उन जीवों में ऐसे रोग उत्पन्न हो जा रहे हैं, ऐसे रोग देखे जा रहे हैं जो कि उन जीवों में नहीं होने चाहिए। क्योंकि जो अभी बच्चे क्लोन हैं उनमें ऐसे उनमें रोग हो जा रहा है, ऐसे उनमें पीड़ा हो जा रही है जो कि वयस्कों में देखने को मिलता है। तो वो जो है मतलब ऐसे वो रोग से पीड़ित हो जा रहे हैं जो कि हमें वयस्क बड़े उम्र के व्यक्तियों में देखने को मिलता है। तो ये जो है एक बड़ी समस्या थी उस समय, क्योंकि कई ऐसे क्लोन विकास किया जा रहा था जिनका वो ऐसे रोगों से पीड़ित हो जा रहे थे जो कि बड़ों में देखने को मिलती है। एंड जो है एक चुनौती, एक मुद्दा और भी सामने आने लगता है कि अधिक संख्या में क्लोन का विकास किया गया, अधिक संख्या में क्लोनिंग के अधिक संख्या में क्लोन जंतुओं का विकास किया जाएगा तो जो जंतुओं की आनुवंशिक विविधता है उसमें कमी आ जाएगी और जो देसी नस्ल के पशु हैं वे जो विलुप्त हो जाएंगे। सही बात है, क्योंकि अगर अधिक मात्रा में क्लोनिंग से जंतुओं का विकास किया जाएगा तो जंतुओं में विविधता ही नहीं रह जाएगी, आनुवंशिक विविधता ही देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी जंतु एक जैसे ही देखने को मिलेंगे, एक जैसे लक्षण वाले, एक जैसे शक्ल वाले। तो उनमें कोई जो है डिफरेंट यानी कोई विविधता ही नहीं देखने को मिलेगी। एंड जो है और इससे जो है देसी नस्ल जो कि हमारे भारत के देसी पशु होते हैं उनकी भी विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि जो है जो समान दिखने वाले पशु ही दिखने लगेंगे तो वो भी धीरे धीरे उनकी संख्या में कमी आने लगेगी जो देसी नस्ल के होते हैं। क्योंकि हर जगह जो क्लोन से बने ही पशु जंतु दिखने को मिलेंगे हमें, तो जो मूल हमारे जंतु होंगे जो कि प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुए होते हैं और उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो ये जो एक काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आने लगा था। तो इसी प्रकार जो है मानव क्लोन को लेकर भी विवाद सामने आने लगता है। वैसे तो मानव क्लोन का विकास पूरे विश्व में प्रतिबंधित है, मानव क्लोन का विकास अभी तक नहीं किया गया है, क्योंकि जो अगर मानव क्लोन का विकास किया गया तो जो मानवीय संबंध होते हैं, जो सामाजिक उसके संबंध होते हैं उसमें बिखराव आ सकता है, उसके सामाजिक संबंध बिखर सकते हैं। एंड जो मानव एकल जनक की अवधारणा को जो है बल मिलेगा। मतलब मेरे ही जैसी देखने वाली जो है समान देखने वाली कृतिका, मेरे ही जैसे व्यवहार करने वाली कृतिका क्लोन के जरिए उत्पन्न की जाएगी, तो वैसे एकल जनक की अवधारणा को बल मिलेगा और हमारे में भी मानवीय विविधता जो है उसमें भी कमी आ जाएगी, आनुवंशिक विविधता में कमी आ जाएगी। एंड अभी जो है हमारे समाज में नागरिकों में ऐसी जागरूकता, ऐसा क्लोनिंग को लेकर जो है उनकी सोच में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उनमें कोई जागरूकता नहीं है। तो इसलिए जो अभी मानव क्लोन का विकास करना जो है सही नहीं है, इसीलिए मानव क्लोन के विकास पर जो ध्यान नहीं दिया जाता है। एंड असिस्टेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक प्रजनन तकनीक। तो ये जो टेक्नोलॉजी है
इसमें हमारा पहला टॉपिक है टीवीएफ या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टीवीएफ या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, इसमें जो है माता पिता या फिर डोनर से जो अंडाणु और शुक्राणु प्राप्त किया जाता है, उसको प्रयोगशाला के नियंत्रित दशाओं में, प्रयोगशाला के नियंत्रण में उसका जो है निषेचन कराया जाता है। उस अंडाणु और शुक्राणु का जो प्रयोगशाला में निषेचन कराया जाता है और उससे जो हमें जाइगोट प्राप्त होता है। जब निषेचन कराया जाता है तो उससे जाइगोट बनता है। तो उससे जो जाइगोट प्राप्त होता है उसको प्रयोगशाला में ही उसको प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में बदल दिया जाता है। उसके बाद बदल कर जो उसको गर्भाशय में स्थापित या स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहाँ पर उस भ्रूण का जो है सामान्य रूप से विकास होता है और जो है बाद में बच्चे का जन्म होता है। तो ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसके जरिए जो है इसी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। एंड जो दुनिया का प्रथम जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वो 1978 में इंग्लैंड में किया गया था। एंड ठीक उसके 70 दिन बाद ही भारत में भी जो है टेस्ट ट्यूब बेबी का भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का विकास हुआ, कोलकाता में कराया गया। कोलकाता में जन्म हुआ एंड जो उनका नाम कनुप्रिया रखा गया। एंड इसको जो है समाज से बचाने के लिए, समाज में भेदभाव के लिए इसका नाम दुर्गा भी दिया गया। तो जो कनुप्रिया है, इनका जन्म जो है कोलकाता में हुआ एंड जो ये हमारे भारत की जो प्रथम जो है टेस्ट ट्यूब बेबी है। एंड इसके विकास का जो श्रेय है इसके वो जो है डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को जो है इसके विकास का श्रेय दिया जाता है। एंड ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसमें जो है टेस्ट ट्यूब बेबी हम उसी को कहते हैं कि जो है अंडाणु शुक्राणु का जो निषेचन होता है, जाइगोट बनने की जो प्रक्रिया होती है, प्रारंभिक भ्रूणीय जाइगोट बनने की जो क्रिया होती है वो प्रयोगशाला की नीति दशाओं में होती है ये सब। और बस जो भ्रूण होता है, भ्रूण जब बन जाता है तो उसको महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे उसमें बस भ्रूण का विकास होने को रहता है। एंड जो नेक्स्ट है GIFT, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। तो GIFT जो है, ये जो प्रक्रिया है, इसमें जो माता या पुरुष या डोनर से प्राप्त अंडाणु और शुक्राणु का जो निषेचन, अंडाणु और शुक्राणु को जो सीधे जो है फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है और जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। तो इससे जो है भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का जन्म होता है। तो जो निषेचन की इसमें जो है अंडाणु और शुक्राणु को सीधे महिला के अंदर जो महिला के गर्भाशय में जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। एंड नेक्स्ट प्रक्रिया है ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। तो जो ZIFT है, ये जो प्रक्रिया है, इसमें जो अंडाणु और शुक्राणु का जो निषेचन होता है वो प्रयोगशाला की नीति दशाओं में कराया जाता है और उससे जो जाइगोट प्राप्त होता है एंड उस जाइगोट को जो है उस महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, महिला के फैलोपियन ट्यूब में स्थापित कर दिया जाता है। तो इसमें जो है सीधे अंडाणु और शुक्राणु को फैलोपियन ट्यूब में ना डालकर जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है। तो इसलिए जो है इसको हम जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं। एंड नेक्स्ट है आर्टिफिशियल एस्मिनेशन। आर्टिफिशियल एस्मिनेशन जो है, आर्टिफिशियल एस्मिनेशन, इसमें ये जो विधि होती है, इसमें इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई पुरुष होता है उसका शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। तो जब किसी पुरुष में शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रयोग किया जाता है। तो ये जब परिस्थिति उत्पन्न होती है तब एक डोनर पुरुष को लाया जाता है जो कि शुक्राणु को दान करता है एंड फिर उस शुक्राणु को जो है प्रयोगशाला के यंत्रों से जो है उसको जो है महिला के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है उस शुक्राणु को। एंड जो है फिर उस गर्भाशय में उस भ्रूण का सामान्य रूप से विकास होता है और बच्चे का जन्म होता है। अब जो बच्चा का जन्म होगा उसमें जो आनुवंशिक लक्षण होंगे कुछ उस पुरुष के भी होंगे जिस पुरुष ने शुक्राणु का दान किया है और उस माता के होंगे, ना कि उसके पति का आनुवंशिक लक्षण उत्पन्न होगा, क्योंकि जो है उसके शुक्राणु का उपयोग नहीं हुआ होता है। तो इस प्रकार इसको जो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं और इसका प्रयोग जो पशुओं के जो है
पशुओं के जो है पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान कार्य में भी किया जाता है इस तकनीक का उपयोग। तो पशुधन की गुणवत्ता सुधार में भी इसका उपयोग किया जाता है। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सैरोगेसी। सैरोगेसी क्या होता है? जो सैरोगेसी है यह एक चिकित्सा होती है, एक कह लो समान रूप से एक चिकित्सीय सेवा होती है। एंड इसमें जो है कोई महिला जो है IVF कह लो या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी, दोनों एक ही है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसको IVF का फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी से प्राप्त जो भ्रूण होता है उसको जो है वो जो महिला होती है उसको अपने भ्रूण में जो है सामान्य जो है वृद्धि कराती है, विकास कराती है। एंड जब बच्चे का जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है, तो उसको जो है उस दंपति को सौंप देती है जिस दंपति का जो है वो भ्रूण वो जाइगोट होता है। तो इसी को हम जो गेस्टेशनल सैरोगेसी कहते हैं, जेस्टेशनल सैरोगेसी कहते हैं। और जेस्टेशनल सैरोगेसी के 2 प्रकार होता है। एक तो होता है कमर्शियल सैरोगेसी एंड दूसरा जो होता है अल्ट्रिस्टिक सैरोगेसी। तो जो कमर्शियल सैरोगेसी की जो प्रक्रिया होती है, इसमें कमर्शियल सैरोगेसी में इसमें जो सैरोगेट माँ होती है वो जो है सैरोगेट माँ को जो है सेवा के बदले जो है एक उचित शुल्क प्रदान किया जाता है। एंड जो है उसको एक मतलब कुछ निश्चित जो है जो कि उचित होता है पैसे उसको दिए जाते हैं सेवा के बदले। एंड जो ये जो प्रक्रिया है इसकी जो शुरुआत है भारत में 2002 में ICMR के द्वारा की गई। एंड जल्द ही भारत जो है इस व्यावसायिक सेवा का जो विश्व प्रसिद्ध व्यापार बन गया भारत। एंड भारत में इसका प्रति वर्ष का जो मूल्य था $5 ट्रिलियन का था। तो इस प्रकार भारत जो है जल्द ही जो है व्यावसायिक सैरोगेसी का जो विश्व बाजार बन गया। एंड जो है भारत में व्यावसायिक सैरोगेसी को लेकर जो कुछ मुद्दे चुनौतियाँ सामने आने लगी, जैसे कि पहला चुनौती तो ये थे कि जो सैरोगेट महिलाएं थी उनकी जो गरिमा का हनन, उनकी निष्ठा का हनन का जो है मुद्दे सामने आने लगे थे। एंड उनकी सुरक्षा के मामले सामने आने लगे थे। दूसरा जो ये है कि व्यावसायिक सैरोगेसी में दूसरा ये समस्या है कि जो महिला थी, जो सैरोगेसी से जो प्राप्त शिशु थे, उनकी नागरिकता को लेकर भी कई विवाद सामने आने लगे थे। क्योंकि जो सैरोगेसी की सेवा थी, जब कोई विदेशी नागरिक आके जब भारत में रहता है और जब वो सैरोगेसी की सेवा लेता है भारत की किसी महिला से जब विदेशी कोई दंपति भारत की किसी महिला से सैरोगेसी सेवा लेता है, तो अब जो बच्चे का जो जन्म होगा, अब उसकी नागरिकता को लेकर विवाद होने लगता था कि उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाए कि उस देश की नागरिकता दी जाए जहाँ का वो दंपति है। इस तरह के जो मुद्दे सामने आने लगे थे नागरिकता को लेकर, उस बच्चे की नागरिकता को लेकर। एंड तीसरा ये था समस्या कि सैरोगेसी महिलाओं के जो सुरक्षा के मामले जो है सही नहीं थे। भारत में उनकी सुरक्षा से संबंधित कोई निश्चित कानून नहीं था। तो इस प्रकार उनके सुरक्षा का अभाव देखने को मिल रहा था। एंड नेक्स्ट जो है समस्या ये थी कि जो हमारे देश में जो सैरोगेसी की सेवा थी, हमारे देश में जो सैरोगेसी की जो सेवा थी उसका सैरोगेसी की सेवा जो थी वो एक चिकित्सीय सेवा के रूप में स्थापित हुई थी भारत में। जो व्यावसायिक सैरोगेसी थी एक चिकित्सीय सेवा के रूप में स्थापित हुई थी, लेकिन इसका जो आधार था उसको बदल दिया गया और इसको जो है लोगों के द्वारा बदल दिया गया और इसका आधार जो है चिकित्सीय सुविधा के रूप में परिवर्तित किया जाने लगा। चिकित्सीय सुविधा के रूप में इसका उपयोग किया जाने लगा और इसका जो दुरुपयोग है इसके कई व्यक्तियों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाने लगा। जैसे कि इसका दुरुपयोग जो है स्वस्थ दंपतियों द्वारा किया जाने लगा। जो महिला जो है अपने बच्चे को जन्म खुद दे सकती थी अपने गर्भ से, लेकिन वो जो है एक स्वस्थ महिला थी, लेकिन फिर भी जो उसने सैरोगेसी के माध्यम से अपने बच्चे को जन्म कराया। तो इस प्रकार ये एक जो सुविधा के रूप में लोग अपनाने लगे सैरोगेसी को, ना कि एक सेवा के रूप में। एंड इसी प्रकार जो है कुंवारे व्यक्तियों द्वारा भी इसका दुरुपयोग किया जाने लगा। एंड विदेशी देशवासियों द्वारा दंपतियों द्वारा तो इसका दुरुपयोग किया ही जा रहा था। तो इस प्रकार जो इसका आधार चेंज कर दिया गया। एंड तभी इन सभी समस्या को देखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर जो है 2015 में
व्यावसायिक सरोगेसी का को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया और इस पर कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया गया। तो 2015 में व्यावसायिक सरोगेसी भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी प्रकार नेक्स्ट है अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी। जो अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी है, इसमें जो कोई महिला अपने इच्छा या फिर परोपकार की भावना से बिना किसी जो है पैसे की लेन देन के जो है सरोगेसी की सेवा प्रदान करती है। तो इसमें जो कोई महिला जो पैसे नहीं लेती है और कुछ खुद अपने भावना से, खुद अपने मनोभाव से जो है वो सरोगेसी की सेवा देती है। तो वर्तमान समय में भारत में जो है इसको हम अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी को हम परोपकारी सरोगेसी भी कहते हैं। तो वर्तमान में भारत में जो है सिर्फ परोपकारी सरोगेसी की ही अनुमति है। एंड जो इस संदर्भ में जो है इसी को देखते हुए दिसंबर 2021 में सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2002 पारित किया गया, ताकि जो सरोगेसी से संबंधित नियम कानून बनाए जा सके ताकि इसका दुरुपयोग ना किया जा सके। तो इसीलिए जो दंपति है वो जो महिला है जो कि सरोगेसी की सेवा देने वाली, वो दंपति के निकट संबंधी होनी चाहिए और वो जो है परोपकार की भावना से जो है वो सेवा देनी चाहिए। लेकिन जो मेडिकल खर्चों का निर्वहन होगा उस महिला जो कि सरोगेसी की सेवा दे रही है, उसके मेडिकल खर्चों का जो निर्वहन होगा, अल्ट्रासाउंड या फिर कोई चेकअप वगैरह हो गया जो कि प्रेगनेंसी में कराना होता है, मेडिकल जाना होता है, तो उस खर्चों का जो निर्वहन होगा वो दंपति द्वारा किया जाएगा। जो दंपति सरोगेसी की सेवा ले रही है, लेकिन जो उसको महिला को उस सेवा के बदले कोई निश्चित कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि वो एक परोपकार की भावना से निकट संबंधी होती है दंपति की, जो कि ये सेवा दे रही होती है। तो भारत में सरोगेस जो माताएँ होती हैं, माँ होती है, उसकी अर्हता क्या होती है, कौन महिला सरोगेसी की सेवा दे सकते हैं, तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे वो दंपति के निकट संबंधी, वो महिला जो दंपति के निकट संबंधी होनी चाहिए, मतलब उसके जान पहचान का उसके रिश्तेदार होनी चाहिए, एंड वह शादीशुदा होनी चाहिए, एंड जो उसके कम से कम एक बच्चा भी हो और उसका उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच का होना चाहिए। और इसके जो शारीरिक और मानसिक वो जो महिला है शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होनी चाहिए। इसका उपयोग जो कुंवारे व्यक्तियों, समलैंगिक दंपति, विदेशी दंपतियों द्वारा जो है इसका उपयोग जो है इस सेवा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एंड जो विधवा और तलाकशुदा जो महिलाएं होती हैं वो भी सरोगेसी की सेवा दे सकती हैं। अब हम जानेंगे कौन महिला सरोगेसी की सेवा ले सकती है। तो वो जो दंपति है वो भारतीय शादीशुदा दंपति होनी चाहिए जिससे शादी के जो 5 वर्ष पूरे हो गए हों और अब तक जो उसके पास कोई जो है बच्चा ना हो, शिशु ना हो, तो वो जो है सरोगेसी की सेवा लेने के लिए अग्रसर हो सकती है। एंड जो डॉक्टर, और ये भी पता चला हो कि डॉक्टरी जांच में भी पुष्टि हो गई हो, बांझपन की पुष्टि हो गई हो, एंड जो दंपति का पहले कोई संतान ना हो, तो इन जो है शर्तों के आधार पर जो है कोई महिला जो सरोगेसी की सेवा ले सकती है। एंड सरोगेसी माँ की जो चिकित्सीय सेवा की जो अवधि है, चिकित्सीय बीमा की जो अवधि है वो 16 से जो 30 महीने कर दी गई है। एंड जो भारत में सरोगेसी की सेवा को देखते हुए सरोगेसी को नियंत्रित करने के लिए जो है नेशनल सरोगेसी बोर्ड ऑफ स्टेट्स का गठन किया गया, ताकि जो सरोगेसी से संबंधित जो कानूनों का उल्लंघन किया जाएगा उसके लिए जो 10 साल की सज़ा एंड 10 वर्ष की कारावास का सज़ा भी दिया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है सरोगेसी के कानून, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2002 के उल्लंघन के आधार पर जो है इस बोर्ड के द्वारा जो है उसको जो है सज़ा दिया जा सकता है। तो इस प्रकार हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो 3 पेरेंट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कह लो, या फिर 3 पेरेंट बेबी, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट। तो ये जो तीनों एक ही नाम है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसमें जो है जो निषेचन की प्रक्रिया होती है हमारी, जो अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन करके जो जाइगोट बनने की प्रक्रिया होती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो प्राप्ति होती है वो अंडाणु के द्वारा की होती है। तो जो है माइटोकॉन्ड्रिया की प्राप्ति अंडाणु के द्वारा होती है, और जो है इसके जो संतति होता है, मतलब जो शिशु होता है उसमें जो आनुवंशिकता mDNA के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की जो आनुवंशिकता होती है उसमें जो है उसके माता से प्राप्त होता है, यानी मादा से जो है मेरे में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, mDNA जो है वो मेरी माता से ही प्राप्त हुआ है मुझे, ना कि मेरे पिता से। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है शिशु में उसके माता से ही प्राप्त होता है। तो
तो मैंने बताया कि अंडाणु का जो प्राप्ति होती है मादा मादा से ही प्राप्त होती है। एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एमडीएनए जो होता है, माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है हमारे अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की जो में जो कुछ आनुवंशिक विकार के कारण जो है उससे जो कई प्रकार के रोग भी प्रकट हो जाते हैं। तो जो जब एमडीएनए में कोई आनुवंशिक विकार उत्पन्न हो जाता है तो उससे कई रोग होता है, जिससे कि जनसंख्या में जिससे कि अधिक जनसंख्या में महिलाएं ही इससे प्रभावित होती हैं, क्योंकि जो है यह रोग जो होता है मातृलेखा आनुवंशिकता को जो है या फिर महिलाओं के द्वारा जो है आगे बढ़ने वाली जो है मतलब मातृलेखा आनुवंशिकता मतलब महिलाओं के द्वारा ही आगे बढ़ने वाले को जो बढ़ावा देता है। क्योंकि जो देखो जब मेरे में माइटो एमडीएनए की जो प्राप्ति होती है मेरे माता से ही प्राप्त होती है, लेकिन जब मेरे भाई है उसमें नहीं मिलेगा, बस मतलब बस जो है मादा में ही मिलेगा, मतलब मेरे में ही मिलेगा। फिर मेरी मेरी जो बच्ची जन्म लेगी फिर उसमें एमडीएनए की प्राप्ति मेरे से होगी। तो इसीलिए जो है ये सिर्फ माताओं में ही दोहराता है, क्योंकि जो है क्योंकि ये मातृलेखा, क्योंकि ये पुरुषों में तो होता नहीं है, एमडीएनए की प्राप्ति माता से ही प्राप्त होती है, तो इसलिए जो है ये मातृलेखा आनुवंशिकता को देखने को मिलता है, इसका समाप्ति ही नहीं हो पाती है। तो इसीलिए जो है इसके द्वारा कई प्रकार के रोग जैसे कि मस्तिष्क, हृदय, नेत्र, यकृत, मांसपेशियाँ सब चीज़ प्रभावित हो सकते हैं। इससे जो है लाइफ सिंड्रोम या फिर चेंज सिंड्रोम जैसे जो है गंभीर जैसे रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। एंड इसके कारण जो है व्यक्ति जो है अपने सामान्य जीवन जीने में नहीं जी पाता है, उसके लिए बहुत कठिनाई हो जाती है। तो इसीलिए जो है इस समस्या को देखते हुए आनुवंशिक विकार को ख़त्म करने के लिए जो 2015 में ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से संबंधित जो है एक समस्या को इसके कारण प्रकट होने वाले जो रोग थे उन रोगों के उपचार के लिए जो है विभिन्न प्रकार के जो है रोगों के उपचार के लिए जो उसने जो है प्रजनन कोशिका या फिर भ्रूण में जो है आनुवंशिक संशोधन भ्रूण में आनुवंशिक संशोधन करने की जो है इसने अनुमति प्रदान की। एंड इस तकनीक को जो है TP-IVF या फिर इन माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस थेरेपी के द्वारा या फिर TP-IVF तकनीक के द्वारा जो है उस प्रजनन कोशिका में जो है उस भ्रूण में जो है आनुवंशिक संशोधन करके जो है एमडीएनए को बदलने की जो है इजाज़त ब्रिटेन ने पहला ऐसा देश था जिसने इसकी इजाज़त दी। तो इस विधि का में जो है माता पिता या और एक जो है माता पिता तो होते ही हैं, इसके अलावा एक जो है स्वस्थ एक महिला होती है, अंडाणु देने वाली, अंडाणु दान करने वाली जो है एक महिला होती है, उसकी भी भूमिका होती है। तो इस जो महिला होती है वो एक स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो दान करती है, जिससे कि ये जो पूरी प्रक्रिया होती है वो होती है। तो इसमें एमडीएनए तो इस प्रकार जो डोनर महिला होती है वो एमडीएनए को एक स्वस्थ एमडीएनए जो है उस दंपति को जो प्रोवाइड कराती है। एंड 2016 में इसी प्रकार अमेरिकी डॉक्टरों के प्रयास से जो दुनिया का प्रथम जो 3 पेरेंट बेबी का जो है विकास मैक्सिको में कराया गया। एंड जो है जो ये प्रक्रिया होती है TP-IVF की जो विधियाँ होती है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है के 2 विधियाँ होती हैं। पहला तो होता है माइटोकॉन्ड्रियल थेरेपी, माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफ़र, एंड दूसरा जो होता है वो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफ़र होता है इसमें जो एमडीएनए से संबंधित जो बदलाव होते हैं, आनुवंशिक जो संशोधन होता है वो अंडाणु में निषेचन से पहले ही कर दिया जाता है। तो जब अंडाणु और शुक्राणु का जब निषेचन नहीं होता है तभी जो है इसमें इसका बदलाव कर दिया जाता है, तभी जो है एमडीएनए को बदल दिया जाता है एक स्वस्थ एमडीएनए से। तो ये जो काफ़ी लोकप्रिय होती है, क्योंकि जो इसमें अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन नहीं होता है तभी जो है एमडीएनए को बदल दिया जाता है। तो इससे जो है उसको बदलने में आसानी भी होती है और कोई खतरा नहीं होता है। दूसरा है जो है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र में, इसमें जो है जो आनुवंशिक बदलाव होता है, एमडीएनए का जो बदलाव होता है, संशोधन होता है वो जो है जाइगोट में किया जाता है। तो इस प्रकार जाइगोट में माइटोकॉन्ड्रियल का बदलाव किया जाता है, तो इसीलिए जो है कम लोकप्रिय होता है, क्योंकि जो है जाइगोट में एमडीएनए को बदलना जो है काफ़ी जो है मुश्किल होता है। ठीक इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगर प्रोफाइलिंग,
पोलियोग्राफी, नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग एंड जो है बायोमेट्रिक्स। तो ये सब जो है टॉपिक्स हम इस फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा पहला जो टॉपिक है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग है। तो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसमें जो है कोई आनुवंशिक पदार्थ होता है, आनुवंशिक पदार्थ में जो पाए जाने वाले जो कण होते हैं, उसमें जो है उसके उसके विशेषताओं के आधार पर जो है जब किसी व्यक्ति या फिर किसी जीव की पहचान की जाती है तो उसी को हम प्रोफाइलिंग कहते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं। तो जो उस पदार्थ में जो कोई कण होता है उसी के आधार पर जो उस व्यक्ति की पहचान की जाती है, तो हम इसी को प्रोफाइलिंग कहते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं। एंड इस प्रक्रिया में जो है कई पाए जाने वाले जो विशिष्ट अनुक्रम होते हैं वो VNTR एंड जो है STR होते हैं। VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स एंड जो STR शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। तो ये जो दो या फिर माइक्रो सैटेलाइट जो है डीएनए की जो है डीएनए की समानता या फिर इन तो जो है VNTR STR और माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, इन सभी के मिलान या फिर इनके जो अंतर, अगर इनका मिलान हो जाता है या फिर इनमें अंतर देखा जाता है तो इन्हीं आधार पर जो उस व्यक्ति की जो है पहचान की जाती है। तो इन्हीं 3 तकनीकों के आधार पर जो उस व्यक्ति के अंतर और उसके जो मिलान को पहचान की जाती है। एंड जो डीएनए प्रोफाइलिंग की जो प्रक्रिया होती है, किसी व्यक्ति की रक्त कोशिका, किसी व्यक्ति के मृत कोशिका, किसी व्यक्ति के जड़ सहित बाल, किसी व्यक्ति के त्वचा कोशिका, किसी व्यक्ति के शुक्राणु, इन सभी के प्रयोग से जो है हम जो डीएनए प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। तो हम ये जो पदार्थ हमें मिलेंगे उस व्यक्ति के बाल कोशिका हो गई, तो हम उसमें जो है उस कण को पहचानेंगे, फिर उसकी विशेषताओं के आधार पर जो उस व्यक्ति की पहचान करेंगे। तो इस प्रकार इसकी जो शुरुआत हुई डीएनए प्रोफाइलिंग की जो शुरुआत है भारत में, इस तकनीक का जो विकास है इस तकनीक का विकास जो पहले तो 1984 में की गई और सर एलेक जेफरी के द्वारा जो है ये ब्रिटेन में इसका विकास किया गया डीएनए प्रोफाइलिंग का। एंड भारत में इसका विकास जो है CCMB सेंटर ऑफ सेल एंड जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो ये जो है CCMB के द्वारा जो है भारत में इसका विकास हैदराबाद में किया गया 1988 में किया गया। एंड जो है इस जो है जो न्यायिक मामला होता है, न्यायिक मामलों में जो डीएनए की जांच जो है CDFT के द्वारा जो है किया जाता है। एंड डीएनए प्रोफाइलिंग में जो है तकनीकें क्या मौजूद होती हैं, तो डीएनए प्रोफाइलिंग में तकनीक पहला जो है PCR पॉलीमर चैन रिएक्शन, पॉलीमर जो चैन रिएक्शन है PCR जो है डीएनए प्रोफाइलिंग जो तकनीक है, इस तकनीक के जरिए जो इस प्रयोगशाला विधि में जो डीएनए की जो संख्या होती है उसमें उसको बढ़ाया जाता है। एंड दूसरा जो है SBT सावधान ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा जो डीएनए की विशिष्ट खंडों जैसे कि NNTR या फिर STR की पहचान की जाती है। जैसे मैंने बताया था NNTR या फिर STR के ही माध्यम से इसके अंतर और मिलान के माध्यम से जो है व्यक्ति की पहचान स्थापित की जाती है। नेक्स्ट है जेल फॉरेंसिक। तो इसके जो है प्रक्रिया के द्वारा डीएनए के जो विशिष्ट खंड होते हैं जैसे कि NNTR STR माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, तो इनके आकार, इनके जो है इनके आणविक आधार और इनके आवेश के आधार को जो है वर्गीकृत किया जाता है, इनके आवेश के आधार को जो है ढाला जाता है। तो इस प्रकार जो है ये तकनीक का जो है प्रयोग किया जाता है बड़े स्तर पर। एंड जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो प्रयोग है डीएनए या फिर प्रोटीन अणुओं के जो है वर्गीकरण में भी किया जाता है। एंड जो डीएनए प्रोफाइलिंग का उपयोग जो है कई जो है कई स्तरों पर किया जाता है, कई आधारों पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पहला इसका उपयोग जो है अपराध अनुसंधान में किया जाता है, अपराध अनुसंधान में इसका प्रयोग किया जाता है, अपराधियों की पहचान करने में किया जाता है, डेड बॉडी की पहचान करने में किया जाता है, माता और पिता की जो है पहचान करने में किया जाता है। एंड जो है गैर कानूनी रूप से जो है प्रवासी मामलों की पहचान में किया जाता है। मतलब गैर कानूनी ढंग से जो कोई व्यक्ति जो है भारत में आ गया है तो उस मामलों के उस मामले की पहचान जो डीएनए प्रोफाइलिंग से की जाएगी। तो इस प्रकार डीएनए प्रोफाइलिंग के जरिए जो है आपराधिक अनुसंधान में जो है इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग तो अपराध के लिए आपराधिक अनुसंधान में किया जाता है, माता पिता की पहचान के लिए, डेड बॉडी की पहचान के लिए। एंड जो है
जो है अपराधी की पहचान के लिए। एंड जो है इसका उपयोग जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी किया जाता है। इसका प्रयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे आनुवांशिक रोगों की पहचान में किया जाता है। एंड इसका प्रयोग जो है जो वंश होता है, वंशावली जो होती है उसके पहचान में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो इसका उपयोग किया जाता है। एंड जो इसके उपयोग जैव विविधता के क्षेत्र, जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके जैसे इसका उपयोग जो है मिलते जुलते प्रजाति या फिर नस्लों की पहचान में जो है इसका उपयोग किया जाता है। एंड इसका उपयोग जो है अवैध रूप से तस्करी किए गए जो है जानवरों की पहचान में भी इसका उपयोग किया जाता है। एंड इसका उपयोग जीएम फसलों या फिर खाद्य पदार्थों में जैविक पदार्थों के जो है पहचान करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो है जो डीएनए प्रोफाइलिंग है इसका उपयोग जो है कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र स्वास्थ्य, अपराध अनुसंधान, जैव विविधता के संरक्षण, इन सभी स्तरों पर जो है इसका उपयोग किया जाता है डीएनए प्रोफाइलिंग का। और जो काफ़ी अधिक मात्रा में जो डीएनए प्रोफाइलिंग वर्तमान समय में जो इसका उपयोग किया जा रहा है। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलियोग्राफी। इसको हम लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं, लाई डिटेक्टर टेस्ट। तो जो पॉलियोग्राफी है ये जो है मतलब ये जो है क्लास 10 है, लेक्चर 10 का पहला टॉपिक है हमारा पॉलियोग्राफी। सॉरी मैंने लेक्चर आइडेंटिफाई नहीं किया स्टार्टिंग के, मैं भूल गई थी। तो जो है लेक्चर 10 में हमारा पहला टॉपिक है पॉलियोग्राफी। जो पॉलियोग्राफी है इसका जो वैज्ञानिक आधार होता है वह झूठ बोलते समय व्यक्ति के शरीर में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, जो कि छोटे स्तर के परिवर्तन होते हैं, तो उन परिवर्तनों का जो है को पढ़ना होता है, अध्ययन करना होता है। क्योंकि सामान्य रूप से जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके बॉडी में जो है उसके हृदय की धड़कन, उसके पसीने का स्राव, उसके जो है सांस लेने की दर, सांस लेने की गति, शरीर का तापमान, ये सब जो है बढ़ जाता है अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो इसका जिसका अध्ययन और विश्लेषण जो है इन सभी परिवर्तनों का अध्ययन और विश्लेषण पॉलियोग्राफी मशीन या फिर कंप्यूटर के द्वारा जो है इसका जो है टेस्ट किया जाता है। एंड तथा इससे जो व्यक्ति के सच या फिर झूठ बोलने की जो संभावनाएं होती हैं उसको भी उसका पता लगाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति सच बोल रहा होता है तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है उसमें ही ऐसा परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया गया है जिसने अपराध किया ही ना हो तो उससे ऐसे पूछताछ किए जाएंगे, तो वो अगर अपराध नहीं भी किया रहेगा फिर भी उसके मन में जो है ऐसे डर उत्पन्न हो जाएगा कि क्या पता मुझे ऐसे झूठ का कोई फंसा दे और मुझे सज़ा मिल जाए। तो इस आधार पर भी मतलब ये सही नहीं होता है, क्योंकि जो है इसमें अगर कोई गलत व्यक्ति को पकड़ लिया जाए और उसका ऐसा टेस्ट किया जाए तो जाहिर सी बात है अगर किसी व्यक्ति ने अपराध नहीं भी किया रहेगा फिर भी जो है उसके अंदर ऐसे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो डर जाएगा अगर अपराध नहीं भी किया रहेगा तब भी। तो इसलिए जो है इसकी लोकप्रियता काफ़ी कम होती है, इसकी विश्वसनीयता कम होती है पॉलियोग्राफी की। एंड जो है न्यायालय के द्वारा इसको साक्ष्य के रूप में जो है मान्यता नहीं दी जाती है, क्योंकि इसका उद्देश्य सिर्फ अपराध अनुसंधान को जो है दिशा देने के लिए ही किया जाता है। तो इस प्रकार जो पॉलियोग्राफी टेस्ट की गुणवत्ता होती है। एंड जो है एक नेक्स्ट नार्को एनालिसिस को हम ट्रूथ सीरम टेस्ट भी कहते हैं। तो इसमें जो है नशीले पदार्थों का जो सेवन कराया जाता है, जैसे सोडियम एमिटोल या फिर सोडियम पेंटाथोल। तो इस प्रकार की नशीली दवाओं का जो सेवन जो उस व्यक्ति को कराया जाता है जिसका ये टेस्ट किया जा रहा है। एंड जो है इसका जो वैज्ञानिक आधार होता है जो है नशीली पदार्थों को देने से, नशीली पदार्थों के प्रभाव में जो व्यक्ति होता है वो अर्धचेतन अवस्था में चला जाता है, उसका मस्तिष्क जो है अर्धचेतन अवस्था में चला जाता है और वो अपराध को जो है बचाने के लिए, अपराध से संबंधित सूचनाओं को छिपाने के लिए वो कोई योजना भी नहीं बना पाता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क उसके जो है नियंत्रण में नहीं होता है। वो अर्धचेतन अवस्था यानी आधे नींद में रहता है। तो इस प्रकार जो है अर्धचेतन अवस्था में कोई व्यक्ति झूठ बोलने या फिर झूठ बोलने की योजना बनाने जैसी जो संभावनाएं होती हैं वो एकदम नहीं होती हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कोई कर ही नहीं सकता है। एंड जो है
इसमें जो है और इस अर्धचेतन अवस्था में व्यक्ति से अपराध से जुड़े जो फैक्ट्स होते हैं, अपराध से जुड़े जो तथ्य होते हैं, उससे संबंधित जो व्यक्ति होता है वो सामान्यतः जो भी बोलता है उस अवस्था में वो सच ही बोल रहा होता है। तो इस प्रकार जो है वो सच ही बोल रहा होता है। एंड ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, ये जो नशीले पदार्थों के सेवन में कराया जाता है, एंड जो अर्धचेतन अवस्था में जो व्यक्ति चला जाता है उस अवस्था में जो उससे पूछताछ की जाती है, एंड वो जो बोलता है वो सच ही बोल रहा होता है। जो भी बोलेगा, नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा। तो इसलिए जो है इसका जो है इसको जो है न्यायालय जो है इसको जो है साक्ष्य के रूप में मान्यता नहीं देता है, और इसका जो उपयोग जो है सिर्फ अपराध अनुसंधान तक ही सीमित है। एंड जो है जो ट्रूथ सीरम है, ट्रूथ सीरम का जो प्रयोग किया जा रहा है, इसका जो शरीर पर जो है घातक कुप्रभाव पैदा कर सकता है ट्रूथ सीरम। एंड जो इसके द्वारा जो है अधिक मात्रा के सेवन के कारण जो है व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है, और जो है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ट्रूथ सीरम जैसे जो है ये टेस्ट जो होते हैं, जो है नार्को एनालिसिस जो है बहुत ऐसे जो है ऐसे अपराधों के लिए ही किया जाता है जिसका जो कि ऐसे गंभीर अपराध हो, तो उसी के लिए जो नार्को एनालिसिस का ऑप्शन चूज किया जाता है, नहीं तो ऐसे किसी मामूली से अपराध में जो इसका उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग जो है इसको हम ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग भी कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है EEG, इलेक्ट्रो इन्फेसोग्राम, तो ये जो है EEG की मदद से जो है मस्तिष्क की जो तरंगे होती हैं, जो तरंगे उत्पन्न होती हैं हमारे दिमाग में, उसका अध्ययन किया जाता है ब्रेन मैपिंग के द्वारा। एंड जो व्यक्ति से अपराध से जुड़े जो मामले होते हैं, उससे जो है जांच की जाती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है मस्तिष्क के जो विद्युतीय प्रक्रिया होती है उसका विश्लेषण किया जाता है। तो हमारे अंदर जो मस्तिष्क की जो तरंगे होती हैं, जो तरंगे मस्तिष्क के तरंगे जो उत्पन्न होती हैं, उन तरंगों के आधार पर जो है उस व्यक्ति के जो है विद्युतीय तरंगों का जो है अध्ययन किया जाता है। एंड जो ये प्रक्रिया होती है, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता इस प्रक्रिया में, ना ही कोई प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो है उस व्यक्ति को जो है ना ही कोई जो है मानसिक यातना सहना पड़ता है, ना ही कोई जो है शारीरिक यातना सहना पड़ता है। तो इसमें जो है सिर्फ जो व्यक्ति को है कंप्यूटर के सामने बैठा दिया जाता है, ब्रेन मैपिंग में उसको कंप्यूटर के सामने बैठा दिया जाता है, एंड उसके मस्तिष्क में जो है कुछ ऐसे जो है कुछ मशीन्स लगा दिए जाते हैं ऐसे। तो वो जो है जो कि मस्तिष्क से जो तरंगे उत्पन्न होगी उसको जो है वो कैप्चर करेगा, एंड उसको व्यक्ति को कंप्यूटर के सामने बैठा दिया जाता है, और उस कंप्यूटर में जो है ऐसे बस चित्र दिखाए जाते हैं, जैसे कोई चाकू दिखा दिया जाएगा, फांसी का फंदा दिखा दिया जाएगा। तो अगर वो व्यक्ति ने अगर फांसी के फंदे से कोई अपराध किया हो, किसी व्यक्ति को मारा हो, तो जाहिर सी बात है अगर फांसी का फंदा देखेगा कंप्यूटर पर, तो उसके जो अंदर की जो तरंगे होंगी, मस्तिष्क की जो तरंगे होंगी, वो जो है उत्पन्न होंगी, उसके मस्तिष्क में अलग से जो परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो इन आधारों पर जो ब्रेन मैपिंग के जरिए जो है इन संभावनाओं को जो है जांचा जाता है। अपराध से संबंधित जो सबूत होते हैं उसको जुटाने में जो है मदद मिलती है। तो वर्तमान समय में जो अपराध अनुसंधान है, अपराध अनुसंधान के सर्वाधिक जो लोकप्रिय तकनीक है वो ब्रेन मैपिंग ही मानी जाती है। एंड जो न्यायालय है, न्यायालय के द्वारा भी ब्रेन मैपिंग को जो है सबूत के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, साक्ष्य के रूप में जो है मान्यता नहीं प्राप्त है। एंड सिर्फ इसका उपयोग जो है अपराध अनुसंधान को दिशा देने मात्र होता है। फिर सिर्फ इसका जो है उस अपराध से संबंधित जो सबूत को जुटाने के लिए ही जो इस प्रकार के जो टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं कि उस व्यक्ति ने अपराध किया तो कैसे किया, एंड वास्तव में उस व्यक्ति ने अपराध किया है कि नहीं, और किया भी तो कैसे किया। तो इन सभी संभावनाओं की जांच के लिए, अपराध को अनुसंधान को दिशा देने के लिए जो है इन टेस्ट का उपयोग किया जाता है। एंड इसके कुछ लीगल एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे कि हमारे संविधान के आर्टिकल 20 के भाग 3 में, आर्टिकल 20 के जो है चैप्टर 3 में इसमें कहा गया है कि व्यक्ति से जो प्राप्त सूचना होती है, व्यक्ति से प्राप्त जो जानकारी होती है, उसका उपयोग जो है उसी व्यक्ति के खिलाफ जो है साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, गवाह के रूप में जो प्रस्तुत नहीं किया जाएगा उसी व्यक्ति के खिलाफ। एंड इसीलिए जो है पॉलीग्राफी, नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग, ये सब जो टेस्ट है इनका उपयोग जो है साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता, क्योंकि जो इन सब टेस्टों में व्यक्ति जो है खुद के प्रति गवाही दे रहा होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति खुद जो है इन टेस्टों के जरिए जो खुद अपराध को कबूल कर लेता है, तो अगर उसको साक्ष्य के रूप में माना नहीं
नहीं जाएगा, न्यायालय उसको साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं करेगा। इसीलिए जो सबूत को जुटाया जाता है ताकि सबूत के जरिए जो है उसको प्रस्तुत किया जा सके। तो इसीलिए जो है 2010 में SMT सेल्वी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 केस में जो है इसमें जो है एक न्यायिक विवाद हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि DNA प्रोफाइलिंग, पॉलीग्राफी, नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग व्यक्ति के जो सहमति के विरुद्ध भी नहीं किया जा सकता है। तो ये जो स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का जो केस है इसमें जो एक न्यायालय ने स्पष्ट क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि बिना व्यक्ति की सहमति के जो है ये सब जो टेस्ट होते हैं वो नहीं किए जाएंगे। तो इसमें पहले व्यक्ति की सहमति रह जाती है तभी इस प्रकार के जो है टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स जो है शारीरिक और जो हमारा जो शारीरिक एंड व्यवहारिक जो लक्षण होते हैं हमारे बॉडी के, उसके आधार पर जो है किसी व्यक्ति की जो है पहचान स्थापित की जाती है जो है बायोमेट्रिक्स के द्वारा। एंड इसी तकनीक को हम बायोमेट्रिक्स कहते हैं जो कि हमारे शरीर के व्यवहारिक एंड जो भौतिक लक्षणों की पहचान के जरिए पहचान करती है। एंड यह इसमें जो है व्यक्ति के जो विशिष्ट और अपरिवर्तित रहने वाले जो है गुणों का अध्ययन भी किया जाता है। जैसे बायोमेट्रिक्स के जो है 2 आधार होते हैं। बायोमेट्रिक्स का जो प्रयोग होता है वो 2 आधारों पर किया जाता है। एक तो भौतिक लक्षणों के आधार पर, दूसरा जो होता है व्यवहारिक के आधार पर। तो भौतिक के आधार पर, फिजिकल के आधार पर जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, हमारा फेस हो गया, हैंड हो गया, एंड जो है आइरिस एंड रेटिना हो गया, एंड जो फिंगर वेन हो गया। तो इस प्रकार जो है ये जो है भौतिक लक्षणों की पहचान के लिए जो है इन आधारों का प्रयोग किया जाता है। एंड जो है व्यवहारिक लक्षणों के लिए जो है हमारी आवाज़ को, हमारे सिग्नेचर को, हमारे बॉडी लैंग्वेज को, इन सभी आधारों पर जो हमारे व्यवहारिक लक्षणों का पहचान बायोमेट्रिक्स से किया जाता है। जैसे बायोमेट्रिक्स का जो उपयोग है वो नागरिकों की डिजिटल पहचान में किया जाता है, जैसे कि आधार कार्ड के पहचान में। एंड जो इससे बायोमेट्रिक्स बैंकिंग या फिर बायोमेट्रिक्स ATM के पहचान में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो सुरक्षित इंटरनेट या फिर सुरक्षित ई-कॉमर्स के क्षेत्र में जो बायोमेट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। बायोमेट्रिक्स का उपयोग जो इसके द्वारा साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए जो है रोकथाम की जा सकती है। एंड जो बायोमेट्रिक्स के द्वारा जो है दफ्तरों या फिर उद्योगों में उपस्थिति भी दर्ज की जा सकती है कि उस दफ्तर में यानी कंपनी में उस जो है कार्यालय में किन किन व्यक्तियों की उपस्थिति, कौन व्यक्ति उपस्थित हुए थे, तो इसकी उपस्थिति दर्ज की जा सकती है। जैसे कि हमारे एग्जाम साल में एग्जाम देने जाते हैं हम, तो हम बायोमेट्रिक्स के आधार पर ही हमारी पहचान स्थापित की जाती है वहाँ पे। तो इसके द्वारा अपराध अनुसंधान और सामाजिक सुरक्षा को मदद देने के लिए भी बायोमेट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। तो बायोमेट्रिक्स का उपयोग जो है काफ़ी आधारों पर जिसका उपयोग किया जाता है। एंड हाल ही में जो भारतीय जो हवाई अड्डा है, भारतीय हवाई अड्डों पर जो बायोमेट्रिक्स आधारित जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा जो डीजी यूत्रा प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। और ये जो डीजी यूत्रा प्रोग्राम है इसके द्वारा हवाई यात्रियों की जो पहचान कैमरे से की जाएगी। तो इसमें जो हवाई यात्री की जो पहचान होती है उनकी पहचान जो कैमरे से की जाएगी और वो कैमरे से ही उनके जो बीमार होने का जो पता भी लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार डीजी यूत्रा प्रोग्राम शुरू किया गया। एंड जो बायोमेट्रिक्स आंकड़ों के संग्रहण और उपयोग के संदर्भ में जो है नागरिकों की निजता से संबंधित मुद्दे भी सामने आने लगे थे कि कोई व्यक्ति का जो है निजता का भी हनन किया जा सकता है जो है बायोमेट्रिक्स की मदद से। तो जो है निजता के मामले सामने आने लगते हैं। तो इसलिए जो है फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी द्वारा जो व्यक्ति की गतिविधियों पर जो है नज़र रखी जा सकती है जिससे निजता का उल्लंघन होता है। तो ये जो फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो कि एयरपोर्ट्स पर होती है इसके द्वारा जो है व्यक्ति के जो निजता का हनन किया जाता है। कोई व्यक्ति की जो निजी जानकारी होती है जो कि व्यक्ति नहीं देना चाहता है किसी व्यक्ति को अपने जो निजी जानकारी को, तो इस प्रकार ये निजता का हनन के मामले में भी आते हैं। बायोमेट्रिक्स के मामले में निजता के हनन को लेकर जो है विवाद भी सामने आते रहते। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेक्चर 10th मैंने बता दिया। लेक्चर 11th में मेरा पहला टॉपिक है जीन थेरेपी। जो जीन थेरेपी जो है वो है जीन थेरेपी। तो जो जीन चिकित्सा है इसको हम जीन चिकित्सा कहते हैं, हिंदी इसका नाम है। तो जीन चिकित्सा जो है यह जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर जीनोम एडिटिंग पर आधारित जो है एक चिकित्सीय विधि होती है जिसके द्वारा जो आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं, आनुवंशिक और जो आपराधिक आनुवंशिक जो और
और ऐसे रोग जो होते हैं, आनुवंशिक जो रोग होते हैं, उनका उपचार किया जाता है। तो आनुवंशिक रोगों का और जो डिजीज़ों का जो है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स का जो रोग की उपचार किया जाता है जीनोम एडिटिंग या फिर जीन थेरेपी की मदद से। एंड जो है जीन चिकित्सा का जो है, जीन चिकित्सा में जो कई विधियों का भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि इस रोग के लिए मुख्य रूप से दो ही विधियों का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है मुख्य रूप से, जैसे कि अगर कोई रोग होता है तो उस रोग के लिए जो उत्तरदायी जीन होता है, जिस जीन की वजह से वो रोग होता है, तो इस स्थिति में जो है उस जीन को हटा दिया जाता है। जिस जीन की वजह से, जो पहला विधि ये तो होता है कि जिस जीन की वजह से वो रोग हुआ है, उस जीन को ही हटा दिया जाता है एंड मतलब काट कर निकाल दिया जाता है। दूसरा ये होता है जिस रोग के लिए जीन उत्तरदायी है, उस स्थिति में जो है उस जीन को हटाकर जो है एक स्वस्थ जीन को जो है वहाँ प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो ये जो दो तकनीकें होती हैं, दो विधियाँ होती है जीन थेरेपी में। एंड जो है इस कार्य में जो है रिस्ट्रिक्शन जो है इंडोन्यूक्लियस या फिर लाइगेज एंजाइम का जो उपयोग भी किया जाता है। रिस्ट्रिक्शन डीएनए का उपयोग किया जाता है एंड जीन ट्रांसफ़र के लिए जो है संवाहक या फिर वेक्टर की मदद ली जाती है। तो मैंने बताया था जीन थेरेपी, जीनोम जो है इंजीनियरिंग में मैंने बताया था कि कैसे जो है संवाहक की मदद से जो है जीन ट्रांसफ़र किया जाता है, जीन को संशोधित किया जाता है, कैसे जो है कैसे जो है कैसे जो है कैसे ट्रांसफ़र जो है जीन का कैसे ट्रांसफ़र जो है जीएम फसल का विकास होता है। एंड जो इसीलिए जो है एक जैसे वायरस जो है, वायरस एक संवाहक है। तो वायरस एक संवाहक है जिसका प्रयोग जो है मानव जो है जीन एडिटिंग में किया जाता है। तो मानव जीनों के ट्रांसफ़र में जो है वायरस संवाहक की भूमिका निभाता है। तो इसलिए जो जीन चिकित्सा में जो स्टेम सेल का भी उपयोग किया जाता है। स्टेम सेल का उपयोग जीन चिकित्सा में जो है कई प्रकार के सेलों के विकास के लिए किया जाता है। खराब सेलों के जो है निर्माण के लिए जो है स्टेम सेल का उपयोग जो जीन चिकित्सा में किया जाता है। एंड जीन चिकित्सा का जो पहला जो परीक्षण हुआ था वो 1990 में हुआ था। तो इसका पहला परीक्षण डॉक्टर फ्रेंच जो है एंडरसन के द्वारा किया गया था। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग, इन्होंने इस विधि से जो है SCID सेवर कंबाइंड इम्यूनल डिफिशियंसी सिंड्रोम डिजीज़ का उपचार किया। इन्होंने जो SCID जो है डिजीज़ का उपचार किया। एंड इस रोग में जो है व्यक्ति जो SCID जो रोग है, इस रोग में व्यक्ति की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो ध्वस्त हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है और इसे जो बबल बेबी सिंड्रोम जैसे रोग जो है उत्पन्न होता है। तो इसीलिए जो है उन्होंने जो है जीन चिकित्सा के द्वारा जो उन्होंने SCID सेवर कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी डिजीज़ का जो उपचार किया उन्होंने। एंड जीन चिकित्सा के में जीन चिकित्सा के मुख्य दो प्रकार होते हैं। एक तो कायिक कोशिका होता है, एक प्रजनन कोशिका। कायिक कोशिका में जो है इसमें प्रभाव जो है सिर्फ उस व्यक्ति तक ही होता है जिस व्यक्ति को वो रोग हुआ है। तो इसका प्रयोग अगली पीढ़ी तक नहीं जाता है कायिक कोशिका में। एंड जो है इसका परीक्षण स्थल पर जो है यह जो परीक्षण स्थल पर उपलब्ध होता है। एंड दूसरा जो प्रजनन कोशिका का जो चिकित्सीय प्रभाव है, यह सभी जो भावी पीढ़ियाँ होती हैं, आने वाली जो पीढ़ियाँ होती हैं, उस पर देखने को मिलता है प्रजनन कोशिका का। एंड जो है इसका विवादित और प्रतिबंधित होती है जो है प्रजनन कोशिका। तो इसीलिए जीन थेरेपी जो है के दो मुख्य प्रकार होते हैं। एंड जो जीन चिकित्सा का सफलता दर जो है कम है और इसका सफलता दर कम होने के कारण जो विश्व के ज़्यादातर देश इसे उपचार के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। तो बहुत ऐसे देश हैं जो कि इसको अपनाते नहीं हैं, चिकित्सा के रूप में नहीं अपनाते हैं। बहुत सारे देश हैं विश्व में, क्योंकि इसकी मान्यता कम है और इसे जो है सामान्यतः चिकित्सीय परीक्षण के तौर पर जो है इसका उपयोग किया जाता है, परीक्षण के तौर पर, टेस्ट के तौर पर। एंड जो है क्योंकि हालांकि यूरोप, USA और चाइना के जैसे देश कुछ बीमारियों के इलाज के लिए जो है, कुछ बीमारियों को ठीक करने के लिए जो है, संदर्भ के लिए जो है व्यावसायिक चिकित्सा पद्धति के रूप में जो है जीन चिकित्सा जो है USA, अमेरिका और चाइना में जो है उपलब्ध है। कुछ ऐसे रोगों के लिए इसका उपयोग जो है चिकित्सा के रूप में किया जाता है इन देशों में। जैसे कि कैमरी इसका जो है रक्त कैंसर के उपचार में जो इसका उपयोग किया जाता है, जो है रक्त के उपचार में उपयोग किया जाता है। एंड जो वर्तमान में जो है जो CRISPR-Cas9 है, CRISPR-Cas9 जो है
जीन चिकित्सा की जो सबसे संशोधित एंड जो है सबसे सहायक विधि के रूप में उत्पन्न हुई है एंड जो बहुत सरल विधि है और इसके के रूप में स्थापित है। एंड इसके कारण जो है जीन चिकित्सा के क्षेत्र में जो है एक मानव की अभूतपूर्व जो है बहुत अधिक तेजी आ गई। जीन चिकित्सा के क्षेत्र में जो जीनोम क्रिस्पर कैस9 से जो जीन चिकित्सा के क्षेत्र में जो बहुत अधिक प्रगति देखने को मिली। एंड भारत में जीन चिकित्सा की स्थिति क्या है, तो भारत में जो जीन चिकित्सा क्षेत्र में जो भारत प्रारंभिक अनुसंधान के स्तर पर है और भारत में जो है और इस क्षेत्र में जो है लगभग जीन चिकित्सा के क्षेत्र में लगभग 10 ऐसी भारतीय प्रयोगशालाएं हैं जो कि कार्य कर रही हैं। और इस आधार पर जो एशिया का जो तीसरा सबसे बड़ा देश है भारत, जो कि जीन चिकित्सा के मामले में जो है काम कर रहा है। एंड भारतीय प्रयोगशालाएं में जीन चिकित्सा का जो मुख्य उद्देश्य कैंसर के जो रोगी होते हैं, कैंसर के उपचार के लिए जो है अलग अलग जो है तरीके ढूंढना होता है। तो भारत जो जीन चिकित्सा का उपयोग जो है कैंसर के इलाज के लिए कैंसर के उपचार के लिए जो इसका उपयोग कर रहा है। एंड जीन चिकित्सा अनुसंधान को दिशा देने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग और ICMR ने दिशा निर्देश जारी किए। एंड इन्होंने कहा कि 2009 के जो दिशा निर्देश के अनुसार जीन चिकित्सा संबंधी जो मामले होते हैं, सभी प्रयास जो होते हैं वह परीक्षण के स्तर पर ही किया जाएगा, ना कि चिकित्सा के स्तर पर। तो भारत में जो इसकी अनुमति सिर्फ परीक्षण के स्तर पर ही है, सिर्फ जांच के असर पर है, ना कि इसका चिकित्सा किया जाएगा, इसका उपचार नहीं किया जाएगा। एंड जो इस उपचार पद्धति की जो विश्वसनीयता और मांग को देखते हुए भारत सरकार ने जो है इसके आयात पर जो टैक्स है उसको बंद कर दिया है। तो इसके आयात पर जो है टैक्स लगाना सरकार ने बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने जाना कि जीन चिकित्सा की मात्रा बहुत अधिक बढ़ रही है। तो जो क्रिस्पर कैस9 है इसको जीनोम एडिटिंग टूल के नाम से भी जाना जाता है। क्रिस्पर कैस9 को जो है कंपोनेंट ऑफ क्रिस्पर कैस9 भी कहते हैं। इसको क्लस्टर रेगुलरी इंटर स्पेक्ट शॉर्ट्स एंड जो पैलेंड्रोमिक रिपीट्स भी कहते हैं। तो क्रिस्पर जो है एक DNA खंड होता है, क्रिस्पर एंड जो जैसे कि बैक्टीरिया DNA खंड होता है एक जैसे कि बैक्टीरिया। एंड जो है कैस9 जो है क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोकीन 9 है, जो कि एक आणविक कैंची के रूप में कार्य करती है कैस9। एंड जो है GRNA जो है एक गाइड RNA होता है। तो इसमें तीनों की भूमिका की वजह से जो है क्रिस्पर कैस9 की जो एडिटिंग होता है जो वो होता है। तो ये जो जीनोम संशोधन की जो सबसे नई तकनीक होती है, नई तकनीक के रूप में उत्पन्न हुआ है क्रिस्पर कैस9। एंड जो है इसके द्वारा जो अत्यंत सरल और सटीक प्रक्रिया के माध्यम से जो है जीनोम संशोधन जो है किया जाता है, जीनोम एडिटिंग किया जाता है। एंड जो है मूल रूप से जीवाणु में पाई जाने वाली जो है एक प्रतिरक्षा प्रणाली है जीनोम क्रिस्पर कैस9 जो है जीवाणुओं में पाया जाता है। इसके बाद जो जीवाणु विषाणु के जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उसको नष्ट कर जो है एक प्रतिरक्षा की जो है प्राप्ति की जाती है। तो इस प्रकार जो है यह जीवाणुओं और विषाणुओं में जो है क्रिस्पर कैस9 की प्राप्ति जीवाणुओं और विषाणुओं से की जाती है। एंड इसका जो उपयोग है 1986 में जो है ई कोलाई जीवाणु में की गई थी। ई कोलाई जीवाणु का नाम ई कोलाई है, जिसमें जो है क्रिस्पर कैस9 की जो 1986 में जो इसमें प्राप्ति की गई थी। 2006 से 7 के दौरान क्रिस्पर कैस9 की विस्तृत बहुत बड़े असर पर जो इसका अध्ययन किया गया और 2012 में इसकी मानव संशोधन विधि के रूप में जो इसको स्थापित कर दिया गया, इसको विकसित किया गया, जिसका उपयोग जो मानव संशोधन को संशोधित करने में जो इसका उपयोग किया जाएगा। एंड क्रिस्पर कैस9 को जो है उस दशक की जो सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि के रूप में मान्यता मिली। एंड इसे 2020 का जो रसायन का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की उसको जो है 2020 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जैसे कि इमैनुअल कारपेंटर एंड जो है जेनिफर डोंडा। तो इन दो वैज्ञानिकों को जो है जिन्होंने क्रिस्पर कैस9 की जो है खोज ई कोलाई जीवाणु से की थी, उनको जो है उस समय रसायन का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्रिस्पर कैस9 के लाभ क्या है? क्रिस्पर कैस9 इसका जो सबसे बड़ा लाभ जो है जीन चिकित्सा के क्षेत्र में मिल रहा है। एंड जो है इसके द्वारा जो है कैंसर का अधिक सफलता के असर पर जो उपचार किया जा रहा है। एंड जो है और इससे जो जुड़वा बच्चों में जो HIV ह्यूमन इन विट्रो वेरिएबल HIV प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको विकसित की गई है, ताकि जो उन जो है शिशुओं में HIV से संबंधित जो रोग होता है वो जो उसको प्रतिरोधित कर सकें। और जो है इससे जो
एंड जो है जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में इसके प्रयोग से कम समय में ही जीएम फसलों का विकास किया जा सकता है। तो जो है ये जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि बहुत कम समय में जो जीएम फसलों का विकास किया जा सकता है। एंड जो अमेरिका में स्थित शेरलॉक बायोसाइंस नामक संस्था ने CRISPR-Cas9 आधारित जो कोविड जांच की जो है किट भी विकसित किया, कोविड जांच किट की विकास किया है। एंड जो है इसके द्वारा जो कोविड-19 और अन्य जो है विषाणु जनित रोगों के जो है संदर्भ में जो अस्थायी अस्थायी प्रतिरक्षा की भी प्राप्ति की जा सकती है। एंड कैलिफोर्निया में जो स्थित वैज्ञानिकों ने मच्छरों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए, मच्छरों की संख्या को कंट्रोल करने के लिए जो है उन्होंने CRISPR-Cas9 पर आधारित जो है PGSIT फिजिकल गाइड स्ट्रिकल इंसेक्ट टेक्नोलॉजी है, PGIT टेक्नोलॉजी का विकास किया, जिससे जो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो उन्होंने जो है एक कैलिफोर्निया में जो एक अद्भुत जो है उपलब्धि हासिल की गई CRISPR-Cas9 से। एंड CRISPR-Cas9 के द्वारा जो है सूक्ष्म जीवों में आनुवंशिक बदलाव किया जा सकता है। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि मिट्टियों में मौजूद होते हैं, उनमें आनुवंशिक बदलाव किया जा सकता है। आनुवंशिक बदलाव के जरिए जो है उनका औद्योगिक उपयोग भी बढ़ाया जा सकता है। तो उनका जो औद्योगिक उपयोग है, व्यावसायिक उपयोग होता है, वो बढ़ाया जा सकता है। एंड जो है तथा मानव के उपयोग के लिए प्रोटीन, एंजाइम, जिंक, जैव अणु, रंजक, जैव ईंधन आदि सबका जो उपयोग जो किया जा सकता है जो जीन एडिटिंग की मदद से। एंड जो है जो CRISPR-Cas9 है, इसकी जो कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे कि CRISPR-Cas9 जो है डिजाइनर बेबी की जो संकल्पना को अधिक जो है बल प्रदान करेगा। एंड इसके फलस्वरूप मानव भ्रूण जो है इसका विकास जो प्रतिबंधित हो जाएगा, मानव को भ्रूण का विकास नहीं हो पाएगा। एंड इस पर जो आधारित जो चिकित्सा पद्धति है उसका उपयोग जो अत्यंत महंगा हो जाएगा, तो अत्यंत महंगा होता है। तो इस पर CRISPR-Cas9 पर आधारित जो चिकित्सा पद्धति है वो अत्यंत महंगा है, इसीलिए इसका जो लाभ है वह धनी वर्ग के लोगों द्वारा ही उठाया जाता है। तो CRISPR-Cas9 जो एक बहुत महंगी तकनीक है जिसका उपयोग जो धनी लोगों के द्वारा ही किया जा सकता है। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है जीन साइलेंसिंग है। जीन साइलेंसिंग जो दो प्रकार का होता है, एक नॉकडाउन मेथड एंड जो है एक नॉकआउट मेथड। जो नॉकडाउन मेथड जो है डीएनए, इसमें जो है डीएनए इंटरफेरेंस आ जाएगा और एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। इसमें जो है जो नॉकडाउन मेथड है, इसमें जो जीन को हटाया नहीं जाता है बल्कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया जो है इसमें रोक दी जाती है। तो इसमें जीन को हटाए बिना ही जो प्रोटीन संश्लेषण, उस जीन के जो प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसको रोक दी जाती है। दूसरा जो नॉकआउट मेथड में जो CRISPR-Cas9 का उपयोग किया जाता है, जैसे एग्जांपल CRISPR-Cas9, इससे जो है जीन को जीनोम से पूर्ण रूप से जो हटा दिया जाता है। तो इसमें जो जीन को हटा दिया जाता है, ना कि उसके प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को रोका जाता है। तो इसमें जो जीन साइलेंसिंग जो है दो प्रकार की विधियां अपनाया जाता है। एंड जो पहला जी RNA जो इंटरफेरेंस है, इसको हम RNA इंटरफेरेंस में जो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में RNAi टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो जो DNA है वो नॉक आउट मेथड है और जो RNA है नॉक डाउन है। तो इन दोनों से जो है हमें प्रोटीन, DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है। तो इस प्रकार जो है इस प्रक्रिया के द्वारा, इस तकनीक में जो है चिकित्सा प्रयोगशाला से निर्मित जो द्विकंडलीय RNA की जो संरचना होती है उसके द्वारा जो है जीन के द्वारा बनाए गए जो है माइटोकॉन्ड्रियल DNA को जो नष्ट कर दिया जाता है और mRNA को नष्ट कर जो उसके जो फलस्वरूप जो प्रोटीन का निर्माण होता है उस प्रोटीन के जरिए जो है निर्माण किया जाता है, जिससे रोग का जो उपचार संभव हो पाता है। एंड जो यह जीन साइलेंसिंग जो तकनीक है, जीन साइलेंसिंग के द्वारा जो है इसकी आधुनिक और प्रभावी तकनीक है, जिसके प्रयोग से जो कोलेस्ट्रॉल असर को जो कम किया जा सकता है और एड्स का जो उपचार भी मदद मिल सकती है। तो इससे जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है उसको कम किया जा सकता है। एंड RNA इंटरफेरेंस तकनीक के द्वारा जो कोविड-19 के मरीजों में जो एंटीवायरल जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसका जो है विकास भी किया गया है, ताकि वे जो है उस विषाणु के प्रयोग से लड़ने में जो अधिक सक्षम हो सकें। एंड जो नेक्स्ट है एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। एंटी सेंस जो टेक्नोलॉजी इस तकनीक में जो है एक कुंडलित RNA पूरकता के सिद्धांत पर जो है mRNA से जुड़ जाता है। एंड mRNA से जुड़ने के बाद तथा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को रोक देता है तथा यह पुरानी और जो है कम सटीक प्रणाली होती है, क्योंकि जो इसमें कोई जो है विश्वसनीयता नहीं होती है, जिसका प्रभाव जो लंबे समय तक नहीं किया जा सकता है। एंड जो है यह जो अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाती है, क्योंकि जो है इसमें जो है प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है, लेकिन जो खराब जीन होता है वो हमारे बॉडी में ही मौजूद होता है। तो यह प्रणाली जो है कोशिकाओं में प्राकृतिक रूप पर भी प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित करती है। एंड जो है
इससे जो है, इसके प्रयोग से जो है फ्लेवर सेवर प्रजाति का जो निर्माण भी किया जाता है। एंड जो मानव इतिहास का जो पहला जो है जीएम फसल माना जाता है, जो कि फ्लेवर सेवर जो है ये हमारे मानव प्रजाति का पहला जो है जीएम फसल है, जिसका विकास जो है जिसका विकास जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को रोक कर जो है इसका विकास किया। एंड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी का क्लास है 7th से 7, 8, 9, 10 एंड 11 हमने 5 क्लास किया, 7, 8, 9, 10, 11 एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईटी है, चैप्टर जो है आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी एंड कंप्यूटर है। तो पहला तो हम आईटी पहले पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। तो इसमें जो है संचार संकेतों का संप्रेषण, संचार संकेतों का संप्रेषण जो है इसमें 2 प्रकार का होता है। इसमें कहा गया है कि जो संचार संकेत होते हैं उसका संप्रेषण जो 2 प्रकार से होता है, एक तो एनालॉग सिस्टम से, दूसरा जो डिजिटल सिस्टम से होता है। तो जो एनालॉग सिस्टम होता है इसमें जो संचार जो होता है वह संकेतों को जो विद्युत धारा या फिर रेडियो तरंगों के रूप में जो है संशोधित करके किया जाता है। तो इसमें संचार जो है संचार संकेतों का जो उपयोग जो होता है रेडियो तरंगों के माध्यम से किया जाता है। एंड जो इस प्रणाली में की गुणवत्ता एंड गोपनीयता जो होती है एंड सुरक्षा जो होता है वो कम होता है। एनालॉग सिस्टम की जो सुरक्षा गोपनीयता जो होती है वो कम होती है, क्योंकि इसमें संचार संकेत जो है विद्युत धारा या फिर रेडियो तरंगों के रूप में किया जाता है। जो डिजिटल सिस्टम है जो इसमें संचार संकेतों को जो बाइनरी आंकड़ों में बदल कर जो है इसका बाइनरी आंकड़ों में बदल कर विद्युत धारा या फिर रेडियो तरंगों के रूप में जो है संप्रेषित किया जाता है। तो बाइनरी संकेतों को जो कूटबद्ध किया जा सकता है, जिससे जो है गोपनीयता, सुरक्षा और जो गुणवत्ता जो होती है इसकी बढ़ जाती है, क्योंकि बाइनरी आंकड़े जो होते हैं वो अधिक एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं। जैसे बाइनरी आंकड़े 0 और 1 को माना जाता है, तो 0, 1 में जो कन्वर्ट कर सभी जानकारियों को जो है रेडियो तरंगों और विद्युत धारा के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है। अगर बाइनरी संकेतों की जो प्राप्ति होती है संप्रेषण के लिए ट्रांजिस्टर जो है या फिर इन माइक्रो सेंसर की जो है मदद से जो है आवश्यकता होती है। तो माइक्रो प्रोसेसर या फिर ट्रांजिस्टर की मदद से जो है इसके को जो है संकेतों को जो है बाइनरी आंकड़ों में बदला जाता है। तो हमारे जो संचार संकेत जो होते हैं, संचार आंकड़ों को संप्रेषण जो है 2 माध्यमों से होता है। एक तो तार संचार होता है, दूसरा बेतार संचार होता है। तार संचार में आ जाएगा ओपन वायर एंड को वायर ओपन वायर पेयर को एक्सेल वायर एंड जो ऑप्टिकल फाइबर। एंड जो बेतार संचार में आ जाएगा लॉन्ग रेडियो वेव, शॉर्ट रेडियो वेव एंड जो माइक्रोवेव। तो इस प्रकार जो संचार संकेतों का संप्रेषण 2 माध्यमों से किया जाता है। पहला जो ओपन वायर जो पेयर है, इसमें तांबे के 2 समानांतर तारों को लिया जाता है और फिर उसका प्रयोग जो 2 समानांतर तारों का लेकर जो है इसका प्रयोग किया जाता है ओपन वायर पेयर का। एंड इसका उपयोग पुराने समय में जो है टेलीफोन और जो है टीवी में टेलीफोन और इंटरनेट में जो है किया जाता था ओपन वायर पेयर का। दूसरा है कोएक्सियल वायर का प्रयोग जो टीवी और इंटरनेट में के लिए जो है यह काफ़ी लोकप्रिय होता है कोएक्सियल वायर। इसमें जो है केंद्र में जो है तांबे का तार होता है और उसके जो है चारों तरफ जो एल्युमिनियम की तार लगी रहती है। तो इसका प्रयोग जो है इंटरनेट और टीवी के लिए जो है काफ़ी लोकप्रिय होता है कोएक्सियल वायर। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर यह जो है सिलिका और उच्च कोटि की प्लास्टिक। तो ये जो सिलिका और उच्च कोटि की प्लास्टिक से बनी जो है एक तंतुनुमा संरचना होती है, जिसमें जो है जिसमें आंकड़ों का जब संप्रेषण जो होता है वो प्रकाश या फिर प्रकाश और लेजर के माध्यम से जो है इसमें आंकड़ों का संप्रेषण किया जाता है। जैसे कि इससे जो कई लाभ मिलते हैं हमें। तो इसमें जो प्रकाश या लेजर की मदद से जो है इसमें आंकड़े प्रकाशित किया जाता है, संप्रेषित किया जाता है। जैसे कि यह सामान्य तांबे के तार की तुलना में जो होता है यह कई गुना अधिक संकेतों का जो है संप्रेषण कर सकता है। जो सामान्य जो ओपन वायर पेयर है इसे कई गुना अधिक संख्या में जो यह संकेत को अधिक संप्रेषित कर सकता है। एंड जो है यह जो इसमें जो प्रकाश और लेजर की जो प्राप्ति होती है एलईडी के द्वारा की जाती है। और इसमें जो विद्युत प्रतिरोधी जैसी जो समस्याएँ होती हैं वो नहीं देखने को मिलती हैं, क्योंकि
क्योंकि इसकी जो ऊर्जा दक्षता जो प्रणाली होती है वो अधिक उच्च कोटि की होती है और इसमें लंबी दूरी तक जो है संकेत संप्रेषण के दौरान रिपीटर यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो है इसमें जो है तकनीकी जो निवेश होता है, टेक्नोलॉजी का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत कम स्तर पर होता है। इसलिए जो है यह संप्रेषण में जो है के दौरान रिपीटर यंत्र की आवश्यकता इसमें कोई नहीं होती है और यह जो वजन में काफ़ी हल्का होता है और उपयोग में जो है काफ़ी सरल होता है। इसीलिए जो है इसका लागत मूल्य भी काफ़ी जो है कम होता है, क्योंकि जो है यह काफ़ी सरल होता है, इसका उपयोग करना काफ़ी सरल होता है एंड जो है इसका वजन भी काफ़ी हल्का होता है। नेक्स्ट है लॉन्ग रेडियो वेव या फिर ग्राउंड वेव। तो अधिक तरंगदैर्ध्य की जो रेडियो वेव होती हैं, तो अधिक तरंग दैर्ध्य से युक्त जो रेडियो वेव होती हैं वो पृथ्वी की सतह के जो है करीब होती हैं। तो वो जो है अधिक तरंग दैर्ध्य से युक्त जो रेडियो वेव होती हैं पृथ्वी के सतह के जो है काफ़ी करीब में जो है गमन करती हैं और इसके द्वारा जो है सीमित एक जो है सीमित भौगोलिक क्षेत्र में जो है रेडियो तरंग स्थापित किया जाता है। तो एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रेडियो तरंग को स्थापित किया जाता है एंड तो इसी को हम जो है लॉन्ग रेडियो वेव कहते हैं। एंड जो शॉर्ट रेडियो वेव है या फिर स्काई वेव इसको कहते हैं, इसमें जो कम तरंगदैर्ध्य की रेडियो वेव होती है और जो कि आयनमंडल से टकरा कर जो है वापस लौट आती है पृथ्वी पर। तो ये आयनमंडल से टकरा कर वापस लौट आती है और इसका प्रयोग जो है सुदूर रेडियो संचार के लिए किया जाता है। तो इसीलिए हम इसको शॉर्ट रेडियो वेव कहते हैं एंड स्काई वेव कहते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोवेव या फिर स्पेस वेव। जो माइक्रोवेव स्पेस वेव है या आयनमंडल के जो है को भेद कर अंतरिक्ष में जो है चला जाता है। तो जो इसीलिए हम इस स्पेस वेव कहते हैं और इससे जो उपग्रहों के द्वारा जो प्राप्त उपग्रहों से के द्वारा जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उसको पृथ्वी पर जो प्रसारित किया जाता है, इसके द्वारा जो है DTH जैसी उपग्रह सेवाएं जो है उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इस प्रकार जो है इन जो रेडियो वेव्स होते हैं इनके मदद से जो है संचार का जो है संप्रेषण किया जाता है पृथ्वी पर और उपग्रह एंड अंतरिक्ष सभी में जो है किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण जो है बेतार संचार प्रणालियां हैं जैसे कि NFC, RFID, ब्लूटूथ, वाईफाई, लाईफाई, फाइट प्रोजेक्ट लून, वाईमैक्स। तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो नेक्स्ट है जो बेतार संचार प्रणाली है, पहला NFC है। तो इसको हम जो है नियर फील्ड कम्युनिकेशन कहेंगे, नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC। इसके द्वारा रेडियो आवृत्ति की जो रेडियो आवृत्ति की से कुछ इंच की दूरी पर जो अल्प मात्रा में डिजिटल आंकड़ों का जो है बहुत अधिक कम दूरी पर जो डिजिटल आंकड़ों का आदान प्रदान किया जाता है। डिजिटल आंकड़े एक दूसरे से लिए जाते हैं और दिए जाते हैं। इसमें NFC में जो आंतरिक ऊर्जा स्रोत या फिर बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो है अपने आप जो है उपयोग करने में सक्षम होता है एंड रेडियो आवृत्ति के द्वारा ही अपने ऊर्जा की मांग को जो है पूरा कर सकता है। तो ये मात्र रेडियो तरंग के मदद से ही अपने जो ऊर्जा की आवश्यकताएं होती है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसको अलग से किसी बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। इसका प्रयोग जो है मेट्रो, ट्रेन, बस आदि की जो टिकट तथा कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम में भी किया जाता है NFC का प्रयोग। एंड जो है दो NFC यंत्रों को जो आपस में जब संपर्क में लाया जाता है, जब संपर्क कराया जाता है तो उनके बीच जो है संचार संबंध उत्पन्न हो जाते हैं। तो दो जो NFC को आपस में लाया जाता है तो इनके ऊपर संचार ताकि तो क्योंकि ये ब्लूटूथ की तरह जो डिवाइस पेयरिंग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब दो NFC यंत्रों को जब आपस में लाया जाता है तो ये अपने आप जो है संबंध स्थापित कर लेते हैं और जो है संचार संबंध स्थापित कर लेते हैं और इनका हम उपयोग कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी ID। तो RFID जो है ये NFC के समान जो है इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता है जिसमें जो है कई प्रकार के ऐसे विशिष्ट आंकड़े होते हैं जिसको संग्रहित कर किसी व्यक्ति या फिर वस्तु की पहचान की जा सकती है। तो RFID के द्वारा किसी यंत्र की पहचान की जा सकती है। इसके दो प्रकार होते हैं। एक तो एक्टिव RFID होती है जिसमें ऊर्जा स्रोत के रूप में जो बैटरी को इसमें ऊर्जा के लिए जो बैटरी स्रोतों का उपयोग किया जाता है एंड जो है यह कुछ मीटर की दूरी तक भी कार्य कर सकता है। तो ये बहुत कुछ मीटर की दूरी तक कार्य कर सकता है। जैसे कि वायरलेस कार जो है इसमें जो है
इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंड जो नेक्स्ट है पैसिव RFID। तो ऊर्जा स्रोत, इसमें जो है ऊर्जा स्रोत ऊर्जा स्रोत का कोई प्रयोग नहीं किया जाता है, ऊर्जा स्रोत अनुपस्थित होता है और कुछ इंच की दूरी तक जो है यह कार्य कर सकता है, जैसे कि हॉस्टल रूम, फास्टिंग या फिर शॉपिंग मॉल में वस्तुओं की पहचान करने के लिए तो इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार RFID का प्रयोग जो है 2 आधारों पर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो बेतार संचार प्रणाली है ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ जो है यह माइक्रोवेव पर आधारित जो है एक संचार संप्रेषण की जो है सरल और लोकप्रिय प्रणाली है, जो कि माइक्रोवेव पर आधारित होती है एंड जिसके द्वारा जो लगभग 10 मीटर के दायरे में विभिन्न डिजिटल उपकरणों को जो है जोड़कर आंकड़ों का जो है आदान प्रदान किया जा सकता है। तो 10 मीटर के दायरे में उत्पन्न जो है आंकड़ों का आदान प्रदान किया जा सकता है। इसके द्वारा जो विभिन्न निजी कई प्रकार के निजी उपयोग के जो है निजी उपयोग वाले जो है निजी उपयोग वाले जो है इसमें कार्य किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वाईफाई। ये क्लास लेक्चर सेकंड का है। पहला है वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का जो नाम है वायरलेस फिडेलिटी, इसको हम WLAN के नाम से भी जानते हैं। तो इसके द्वारा जो 100 मीटर के दायरे में माइक्रोवेव आधारित जो बेतार संचार नेटवर्क स्थापित किया जाता है, जो कि बिना तार का होता है, बेतार संचार होता है। इसके प्रयोग से घर, दफ्तर, सार्वजनिक स्थानों में जो वाईफाई स्थापित किया जाता है, जिससे जो है विभिन्न प्रकार के डिजिटल उपकरणों को जो है आपस में जोड़ा जाता है। जैसे एक कंप्यूटर से एक फ़ोन को जोड़ दिया जाता है, किसी कंप्यूटर से लैपटॉप से फ़ोन को जोड़ दिया जाता है, फ़ोन से फ़ोन को जोड़ देते हैं, विभिन्न उपकरणों को जो आपस में जोड़ा जाता है। और वाईफाई नेटवर्क को जो इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है। तो मतलब हमारे अंदर जो ऐसी मानसिकता है कि वाईफाई का उपयोग केवल इंटरनेट के लिए ही किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम वाईफाई को जो है ऐसे भी जोड़ सकते हैं, बिना इंटरनेट से भी हम वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको इंटरनेट से भी जोड़ा सकता है। और 100 मीटर की जिस दायरे में जो वाईफाई की सेवा उपलब्ध होती है उसे हम वाईफाई हॉटस्पॉट भी कहते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए कोई इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती, हम बिना इंटरनेट के भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है लाईफाई या फिर VLC, वेरिएबल लाइट कम्युनिकेशन भी कहते हैं, इसको लाइट फिडेलिटी भी कहते हैं लाईफाई को। तो बेतार संचार की जो तकनीक है, इसमें जो है आंकड़ों का आदान प्रदान के लिए जो माइक्रोवेव या फिर रेडियो वेव के स्थान पर जो है सामान्य प्रकाश का जो है प्रयोग किया जाता है। इसमें जो कोई माइक्रोवेव रेडियो वेव का प्रयोग नहीं, बल्कि इसमें प्रकाश का उपयोग किया जाता है। एंड जो प्रकाश को जो है प्रकाश की आवृत्तियों के जो सूक्ष्म परिवर्तन के द्वारा जो आंकड़ों को संप्रेषित किया जाता है। तो इसमें आंकड़ों को संप्रेषण प्रकाश के माध्यम से किया जाता है, जिसकी क्षमता प्राप्त की जाती है। एंड जो इस प्रणाली में जो है लाईफाई या फिर लाईफाई संकेत प्राप्त करने के लिए जो है कई प्रकार के जो है कार्य करने होते हैं, जिससे हम जो लाईफाई के जो से संबंधित जो संकेत होते हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि इसका प्रयोग जो एलईडी के साथ जो है डिजिटल उपकरणों को जो है जोड़कर जो LED बल्ब होती है उससे जो हम डिजिटल उपकरणों को कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करके जो आंकड़ों को जो प्रकाश संकेतों में बदल सकते हैं। तो जो आंकड़े होते हैं हम LED के जरिए जो है संप्रेषित कर सकते हैं। अन्य उपभोक्ता के कंप्यूटर, मोबाइल या अन्य डिजिटल उपकरणों में जो है लाईफाई संकेत की जो प्राप्ति होती है लाइट सेंसर या फिर फोटो डिटेक्टर नामक यंत्र लगाने से होंगे। तो इसकी प्राप्ति हम कंप्यूटर, मोबाइल या फिर उपकरणों के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है फोटो डिटेक्टर नामक यंत्र लगाने होंगे। एंड जो है लाईफाई जो है वाईफाई की तुलना में बेहतर संचार उपलब्ध कराती है, क्योंकि जो है इसमें कोई जो है बेतार संचार नेटवर्क का उपयोग नहीं किया जाता है। लाईफाई की जो संप्रेषण क्षमता होती है वाईफाई की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक होती है, क्योंकि जो है यह परीक्षण स्तर पर जो है वाईफाई से जो 224 Gbps की जो है संप्रेषण क्षमता प्राप्त की गई है। एंड जो प्रकाश और जो है LED आधारित होने के कारण जो इसकी ऊर्जा मांग जो है अत्यंत कम होती है, क्योंकि जो है इसमें LED का उपयोग होने की वजह से जो है इसमें अपने आप ऊर्जा की मात्रा मौजूद होती है। इसमें कोई ऊर्जा अनावश्यक रूप से कोई अलग ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे कि इसको संप्रेषित किया जा सकता है। यह वाईफाई की तुलना में जो अधिक सुरक्षित होती है, क्योंकि जो प्रकाश तरंगे जो होती है किसी अपारदर्शी अवरोध को जो पार नहीं कर सकती हैं। और क्योंकि जो
एलईडी होता है वो एक निश्चित एरिया यानी जैसे मैं अभी रूम में अपने एलईडी लगाई हूँ तो वो मेरे रूम में ही प्रकाश उत्पन्न करेगा, ना कि बाहर एरिया में। और जो वाईफाई होता है, वाईफाई का उपयोग कोई भी कर सकता है 100 मीटर के दायरे पर। तो वाईफाई का उपयोग जैसे मेरे रूम के बाहर भी कोई चाहे तो वह मेरे वाईफाई को अगर पासवर्ड उसको पता है तो वो कनेक्ट कर जो वाईफाई की सुविधा ले सकता है। तो इसीलिए ये इसका कई बार तो वाईफाई का जो है दुरुपयोग भी किया जाता है और दूसरे व्यक्तियों द्वारा, अगर मेरे पासवर्ड का उसको पता हो तो इसीलिए जो है वाईफाई जो है अधिक सुरक्षित होता है। एंड जो वाईफाई है इसका विकास जो है इस तकनीक का जो विकास है हेरलेड हैस जो कि वैसे के वैज्ञानिक थे उनके द्वारा किया गया। इन्होंने पहली बार जो वाईफाई शब्द का जो प्रयोग किया था और जो इन्होंने इसके विकास के अनुसार जो भारत में इंटरनेट सेवा विस्तार के लिए जो है सोलर पैनल यूनिट वाईफाई प्रणाली का उपयोग जो सार्वजनिक स्थानों पर जो है करने के लिए जो इसका विकास किया गया, ताकि इसका उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर कर जो है अधिक अच्छे ढंग से जो है आंकड़ों का संप्रेषण किया जा सके। तो जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वाइट फाई, जो वाइट फाई है यह जीनोम टेलीविज़न, यह जो है सॉरी ज़मीनी टेलीविज़न होते हैं, ज़मीनी टेलीविज़न प्रसारण के लिए जो है आवृत्तियों के द्वारा जो है इंटरनेट सेवा जो है प्रदान करने के लिए जो इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। एंड जो भारत में जो ज़मीनी टेलीविज़न प्रसारण की जो है 93% जो आवृत्तियाँ हैं अप्रयुक्त हैं, जिसे जो है टेलीविज़न वाइट स्पेस भी कहते हैं। तो इस प्रकार जो जो ज़मीनी टेलीविज़न होते हैं, ज़मीनी टेलीविज़न प्रसारण की जो वर्तमान अवसंरचना होती है और टेलीविज़न वाइट स्पेस के प्रयोग से जो है 15 से 30 किलोमीटर के दायरे में जो क्षेत्र में जो उच्च क्षमता इंटरनेट सेवा प्रदान की जा सकती है। एंड जो इसका तकनीकी निवेश जो है बहुत कम है, इसका तकनीकी निवेश बहुत कम है और इसका जो प्रयोग जो काफ़ी सरल है, इसका प्रयोग करना काफ़ी सरल, इसके द्वारा इसे कम लागत पर जो है संचालित भी किया जा सकता है, क्योंकि जो है इसका तकनीकी निवेश बहुत कम है, इसीलिए काफ़ी लोकप्रिय होता है। इस तकनीक का जो प्रयोग का विकास जो होता है माइक्रोसॉफ्ट का द्वारा किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसका विकास किया गया। एंड जो माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार इसके प्रयोग से जो है 1 अरब भारतीयों को जो मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान की जा सकती है। तो इसके द्वारा 1 अरब भारतीय जो मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान ले सकते हैं। तो इसीलिए जो वाईफाई जो है काफ़ी लोकप्रिय है और काफ़ी इसका जो तकनीकी निवेश है काफ़ी कम है। एंड नेक्स्ट है प्रोजेक्ट लून, जिसको हम गूगल भी कहते हैं। तो जो प्रोजेक्ट लून है यह गूगल की परियोजना थी, प्रोजेक्ट लून, जिसका महत्व जो है सैटेलाइट इंटरनेट के विकास के बाद जो है कम हो गया। तो जब सैटेलाइट इंटरनेट का विकास किया गया तब जो है प्रोजेक्ट लून का जो महत्ता है वो कम हो गया। इस परियोजना का जो उद्देश्य था वो समतापमंडल में 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है हीलियम गैस के गुब्बारे के प्रयोग से जो है ज़मीन पर 40 किलोमीटर के जो है दायरे में इंटरनेट सेवा प्रदान करना था। लेकिन जो इसके द्वारा दुर्गम और जो है जो सुदूर स्थान थे जिसमें जो इसका प्रयोग नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे स्थानों पर इंटरनेट सेवाएँ उत्पन्न कराई जा सकती हैं जहाँ पर जो कि अधिक पिछड़े हुए और सुदूर रूप से क्षेत्र हैं। एंड जो है वर्तमान समय में इस सेवा को जो बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो है जब सैटेलाइट इंटरनेट का विकास किया गया तो प्रोजेक्ट लून की मात्रा जो है वो तो कम हो गई। एंड नेक्स्ट है वाईमैक्स जो है यह वाईफाई का विस्तृत स्वरूप होता है, बहुत अधिक बड़ा स्वरूप होता है वाईफाई से। एंड जो है जिसका दायरा लगभग 50 किलोमीटर का है और यह 100 Mbps की जो है स्पीड से इंटरनेट सेवा प्रदान कर सकती है। एंड जो इसके द्वारा जो शहर होते हैं को इंटरनेट सेवा प्रदान कराई जा सकती है। इसके द्वारा कई जुड़े जो है शहरों को, कई क्षेत्रों को जो हम इसे इंटरनेट सेवा प्रदान कर सकते हैं। एंड जो भारत में इस सेवा का जो संचालन जो होता है BSNL के द्वारा किया जा रहा है। तो वाईमैक्स जो सेवा है यह एक ही साथ जो कई शहरों को सेवा प्रदान की जा सकती है। एंड जो इसके द्वारा जो है इसका जो उपयोग होता है BSNL के द्वारा किया और नेक्स्ट जो सैटेलाइट इंटरनेट है, सैटेलाइट इंटरनेट जो उपग्रहों के द्वारा जो है इसमें सैटेलाइट इंटरनेट में उपग्रहों के द्वारा जो विश्वसनीय इंटरनेट सेवा प्रदान की जाए, जैसे कि इसके द्वारा जो है LEO उपग्रहों के द्वारा उसी सेवा प्रदान की जाती है। GSO उपग्रहों के द्वारा जो LEO उपग्रह होते हैं इनकी संख्या अधिक होती है। एंड जो इनकी लेटेंसी जो है कम होती है। एंड जो इनकी गेटवे टर्मिनल का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। एंड जो इस अंतरिक्ष जो प्रदूषण होता है इससे अधिक होता है। तो LEO से जो है अंतरिक्ष जो प्रदूषण होता है अधिक देखने को मिलता है। इनकी सेवा गुणवत्ता जो है और सेवा गुणवत्ता एंड निवेश जो होता है अधिक होता है। एंड जो GSO जो उपग्रह होते हैं इनकी जो संख्या कम होती है, ये जो है इनकी लेटेंसी अधिक होती है। फिर इनकी जो है
फिक्स एंटीना का प्रयोग किया जाता है इसमें, और इनका जो प्रदूषण होता है इनसे कम होता है, एंड सेवा जो गुणवत्ता जो होती है इनका जो है सामान्य स्तर पर होती है। तो इंटरनेट सैटेलाइट का जो लाभ होते हैं, इससे लाभ ये होता है कि जो बेहतर इंटरनेट स्पीड सेवा प्रदान होती है, एंड जो बेहतर बैंडविड्थ मिलता है, एंड बेतार संचार विधि का विकास होता है, एंड जो सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों तक इसकी पहुंच होती है, एंड जो प्राकृतिक आपदा के बाद भी जो है यह कार्य कर सकती है। तो इसीलिए जो सैटेलाइट इंटरनेट का विकास किया गया, जो कि आपदा जैसे जो है आपदा की स्थिति में जो इसका उपयोग किया जा सके। एंड इसके नकारात्मक पक्ष भी, जैसे कि इसकी जो स्पीड जो है 5G से कम होती है, एंड कुछ स्थितियों में जो है लेटेंसी अधिक हो सकती है इसकी, एंड जो है इसकी स्थापित करने का जो खर्च बहुत अधिक होता है, एंड जो इस पर जो सौर आंधी और जो है स्थानीय मौसम का प्रभाव भी पड़ सकता है। तो जो सौर आंधी और जो स्थानीय मौसम का जो प्रभाव होता है कभी कभी जो है सैटेलाइट इंटरनेट पर पड़ सकता है। सैटेलाइट इंटरनेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और कंपनियां भी हैं, जैसे कि इसका कंपनी का नाम है HCI, हग्स कम्युनिकेशन इंडिया। तो यह जो है इसरो के सहयोग से जो 2022 से जो सेवा प्रदान कर रही है HCI, एंड जो इसके जो सामान्य संचार उपग्रह जो है फिक्स्ड एंटीना का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो है वह वन वेव है। वन वेव का जो प्रयोग है इसको जो है पार्टनरशिप UK गवर्नमेंट प्लस भारतीय ग्लोबल इंडिया के द्वारा जो है वन वेब का उपयोग किया जाता है। तो यह वैश्विक स्तर पर जो LEOs में स्थापित उपग्रहों से इंटरनेट सेवा प्रदान कर सकते हैं LEO के माध्यम से। एंड इसके प्रथम चरण में लगभग जो 150 LEO उपग्रहों को प्रमोशन किया गया है, जो लाया गया है। एंड इसमें इसरो अपने जो है MBL 3 के द्वारा जो इस कंपनी को जो प्रमोशन सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। एंड जो है नेक्स्ट है स्टारलिंक इस कंपनी के द्वारा जो लगभग 3600 उपग्रहों को जो LEO में जो है स्थापित किया जाता है। एंड इसके द्वारा जो 40 से अधिक जो है देशों में इंटरनेट सेवा प्रदान कर रहा है ये, और ये भविष्य में जो उपग्रहों की संख्या बढ़ाकर यह 12,000 और अगले चरण में जो 42,000 तक की जा सकती है स्टारलिंक के द्वारा। एंड नेक्स्ट है रिलायंस जियो। इसने जो है यूरोपीय उपग्रहों आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करती है, जो कि यूरोप से संबंधित जो उपग्रह सेवा प्रदान कर सकती है। एंड कंपनी जो है SES के साथ जो है द्वारा यह कंपनी जो SES के द्वारा जो है यह जो है सहयोग संबंधित स्थापित किया, और भविष्य में जो है वैश्विक इंटरनेट की सेवा जो है प्रदान करेगा रिलायंस जियो। एंड जो है नेक्स्ट है टाटा ने जो कनाडा की कंपनी जो है टेलीसेट के साथ जो है संबंध स्थापित किया, करार किया। इसके द्वारा जो 2024 तक सैटेलाइट इंटरनेट की सेवा प्रदान की जाएगी। तो टाटा ने 2024 तक सैटेलाइट इंटरनेट की सेवा प्रदान करने का जो वादा किया है। एंड